हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपको सैम फाइनेंशियल क्लासेस में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होंगी। फ्रेंड्स, आज जो मेरा टॉपिक होने वाला है वो आपको मुझे बताना है। टैक्स शील्ड का कंसेप्ट एक्चुअली मैंने आपको बता दिया है ना, ये टैक्स शील्ड क्या है, दो लॉजिक्स मैंने आपको लोगों को बता दिए। आज मुझे आपको इस वाली टॉपिक पे, इस वाले पार्ट में मुझे आपको ये बताना है कि इंटरमीडिएट डाइल्यूटेड ईपीएस इसके आप कैसे निकालें। हालांकि ये आप लोगों को पता है, इसका डिटेल लॉजिक मैं आपको पहला, जब मैंने डाइल्यूटिव एजेंट आपको पढ़ाया था, सबसे पहला वाला, यहाँ पे 3 दे रखे हैं, ये देखिए 3 है ना। ये पहला वाला जब मैंने आपको पढ़ाया था, इसमें आपको ऑलरेडी इंटरमीडिएट डाइल्यूटेड ईपीएस निकालना बता दिया था। इसका लॉजिक भी मैंने आपको वहां पे बता दिया था, लेकिन मैं फिर भी इस क्लास में वो रिपीट करने वाला हूं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है जो स्टूडेंट ये लेक्चर अगर पहली बार देख रहे हैं तो वो इसको देख सकते हैं, नहीं, वो बिल्कुल नहीं देख सकते, कतई नहीं देख सकते, क्योंकि जो लॉजिक्स मैंने आपको दिए हैं बेटा, एक्चुअली क्या है ना, मेरे लेक्चर देखने के लिए क्या है बेटा, एक स्पेशल लेक्चर है मेरे। एक्चुअली लेक्चर थोड़े से क्या है, मेरे लेक्चर क्यों इतने स्पेशल है, क्योंकि इसमें, इन लेक्चर्स में सिर्फ बेटा मेरा ही लॉजिक लगेगा और कहीं का नहीं लगेगा। मतलब अगर आप कोई लॉजिक लेके आए हो या आपने खुद अपना टाइम, आपने खुद बनाया हुआ अपना लॉजिक और उस कंसेप्ट से फिर आप मेरा लेक्चर देखोगे ना बेटा, आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। ऐसा है मेरा लॉजिक। लेक्चर्स अगर आप देखेंगे, मेरे लेक्चर्स की बनावट ऐसी है, जिस तरीके से मैंने चीजें बता रखी है, समझा रखी है, अगर आप अपना लॉजिक समझ के वो पढ़ेंगे ना बेटा, आपको ऐसा लगेगा जैसे मैं कोई किसी और प्लेनेट की भाषा की बात कर रहा हूँ। आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, बंद कर दोगे। मेरे लेक्चर बेटा तभी ही बेनिफिट होंगे जब आप शुरू से मेरे स्टाइल से देखोगे, क्योंकि मैंने शुरू से एक लैंग्वेज डेवलप कर दी है बेटा। वो लैंग्वेज अब आपको सीख जानी है। अगर कोई स्टूडेंट पहले कहीं सुन के मेरे इस लेक्चर को खोल ले कि चलो आज देखेंगे सैम सर की क्लासेस, बेटा उसको कुछ को समझ में आएगा ही नहीं, नहीं आएगा उसको। रीजन बीइंग, क्योंकि उसने वो चीजें नहीं पता, वो जो मैं लॉजिक बता रहा हूँ उसका एक पीछे एक पूरी स्टोरी मैं दे चुका था। अब आप बोलोगे ये क्या चीज है यार, ये तो कुछ पता नहीं है, कुछ नई बात बोल रही है। कोई नई बात नहीं है, मैं उसका डिटेल लॉजिक पास्ट क्लासेस में एक बेस बनाता हुआ आ रहा हूँ, एक लैंग्वेज भी है। जो स्टूडेंट्स मेरे लेक्चर शुरू से देख रहे हैं, शायद वो इस बात से मेरी कनेक्ट हो पा रहे होंगे, उनको फील भी होना स्टार्ट हो गया, तो कुछ हटके है भाई, अलग से है। यही है बेटा, इसका रीजन यही है। अगर आपने शुरू से मेरे लेक्चर देखे हैं तो बेटा आपको ये लेक्चर्स ऐसे समझ में आने वाले हैं जैसे आपको पीएचडी लेवल पे हो। आप ही हो जो ये चीजें बना रहा है। आपको ऐसा फील आने लग जाएगा मेरी क्लासेस में कि आप ही हो एक्चुअली ये जो कंसेप्ट बना रहे हो। आप कोई कंसेप्ट पढ़ नहीं रहे हो, आप ये कंसेप्ट बना रहे हो, ऐसा लगेगा आपको। क्योंकि मेरी क्लास में बेटा मैं कंसेप्ट बनाता हूँ शुरू से, जीरो से। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है बेटा, ये कंसेप्ट हमें दे दिया गया है, ये कहां से आया? इलॉन मस्क मार्स से लेके आया बेटा। कहां से लेके आया? अर्थ पे बना हुआ है ना, हम यहाँ पे धरती पे रहते हैं। किसी ने बनाया होगा, फिर वो कोई इंसान ही होगा, फिर उसको कहां से इतना भेजा मिल गया बनाने का, उसको कहां से लॉजिक मिल गया? उसने भी तो जीरो से स्टार्ट किया होगा ना, तो बेटा हम भी जीरो से स्टार्ट करेंगे। अब आप बोलोगे सर जब ऑलरेडी बना के दे दिया तो फिर क्यों? इसका यही तो रीजन है बेटा। आगे जाके आपको मैं ये स्ट्रेटेजी इसलिए दे रहा हूँ, आगे जाके आप भी कुछ चीजें आगे जाके बनाओगे, बनाओगे बेटा, बनाना है, ठीक है, बनाना है। इसलिए मैं आपको शुरू से ये लॉजिक दूंगा। दूसरा बेटा, याद करने का टेंशन नहीं लेना यार। कितना याद करेंगे, कितने फॉर्मूलाज है, पार्ट 2 में इतने फॉर्मूलाज है, पार्ट 2 को छोड़ो, पार्ट 1 में इतने हैं। कॉस्टिंग है बेटा, क्या क्या बताऊं आपको, सेक्शन डी, सेक्शन सी है, सेक्शन डी, सेक्शन सी में तो फुल फॉर्मूलाज है, वेरिएंस एनालिसिस, दुनिया भर के। कितने फॉर्मूला रट लोगे बेटा, पार्ट 1 पार्ट 2 कोलो मिला के कितने 2000 से ऊपर फॉर्मूलाज बन जाएंगे आपके, अगर आप एक चीज का फॉर्मूला देखोगे। 1000 से 2000 के बीच में तो फॉर्मूलाज खड़े हैं बेटा आराम से। कितने फॉर्मूला रटोगे? और ये एक कोर्स नहीं है, फिर ऐसा और भी कोर्सेज चलाओगे दुनिया में आप। तो बेटा कुछ फायदा नहीं है रटने रटाने का, और रटने रटाने का जो स्पैन है ना बेटा, उसकी जो शेल्फ है वो बहुत कम है। 1 साल ज्यादा पेपर तक ही टिकेंगे, उसके बाद आप रिवाइज नहीं करोगे, सैलरी वगैरह कमाओगे, जॉब करोगे, बस खुश हो जाओगे लाइफ में, और ये फॉर्मूला उड़ जाएंगे आपके माइंड से। उसके साथ उसका जो एनालिसिस है वो भी उड़ जाएगा, लेकिन इन लॉजिक से आपकी वो चीजें नहीं उड़ेंगी। 50 साल बाद भी किसी ने आपको चलते फिरते बोल दो भाई इसका फॉर्मूला बताया, आप बता दोगे, क्योंकि वो कंसेप्ट आपके माइंड में, जो मैंने आपके दिमाग में भी डाल दिया। इसलिए तो फुल बेनिफिट लेने के लिए आपको मेरे लेक्चर शुरू से देखना है। तो अगर कोई स्टूडेंट पहले इस लेक्चर में प्रकट हो गया, मैं बता रहा हूं कुछ बेनिफिट नहीं होगा, बंद कर दो, नहीं होगा। मेरी ईपीएस सीरीज शुरू से स्टार्ट करो। मैं ये वैसे तो ये बेनिफिट बोलता हूं कि मेरी क्लास शुरू से स्टार्ट करो, बिल्कुल जीरो से। नहीं हुआ तो मार्केट रेशियो से एटलीस्ट स्टार्ट कर दो, वो भी टाइम नहीं है तो भाई एटलीस्ट ईपीएस स्टार्ट कर दे। एटलीस्ट मेरी ईपीएस की जो मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, मेरे यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं, उसके पहले लेक्चर से स्टार्ट कर दो, तब भी समझ में आ जाएगा। तो आपको बेटा ऐसे नहीं करना और एक लेक्चर बीच में घुस गए, सर हमको आता है, हम समझ गए, सर हमको थोड़ा बहुत पता है। ये थोड़ा बहुत ही वायरस है, ये घुसने नहीं देगा ना, ये जगह घेर के बैठा हुआ आपका। जो मैं लॉजिक बोल रहा हूँ ना बेटा, उसको थोड़ी ज्यादा रैम चाहिए, ज्यादा जीबी चाहिए फ्री की। आपके माइंड में जो टीबी है ना बेटा, है ना, मतलब जो जीबी है, मतलब जो भी है, अरे स्पेस बोलते हैं ना उसको, ऐसी देसी भाषा में बोल रहा हूँ, ठीक है।
मतलब जो आपके स्पेस है आपके ब्रेन में, मेरे जो लॉजिक्स है उसको थोड़ी ज्यादा स्पेस चाहिए। जैसे आपको पता है ना, कुछ एप्स होते हैं वो ज्यादा हैवी होते हैं, उनको ज्यादा स्पेस चाहिए होती है। जैसे कोई सॉफ्टवेयर अपडेट आता है, वो बोलते हैं ना, आप ये सॉफ्टवेयर अपडेट हम तभी करेंगे जब अपने फोन की स्पेस क्लियर करो, क्योंकि ये अपडेट थोड़ा ज्यादा जीबी का है। ऐसे ही मेरे जो लॉजिक्स है ना बेटा, जो कंसेप्ट है वो थोड़े हैवी जीबी के हैं, तो आपको थोड़ी दिमाग में स्पेस क्लियर करनी पड़ेगी। वो आप तभी करोगे जब ये अपने फालतू के लॉजिक जो ऑलरेडी बैठे हैं उसको निकालोगे, वरना वो आने नहीं देंगे ये लॉजिक। बिल्कुल सिंपल फंडा है बेटा, और इससे कोई ज्यादा सिंपल है ही नहीं। मैं हर चीज को करेक्ट करके पढ़ाता हूँ रियल लाइफ से, ये स्पेशलिटी में, ठीक है। चलिए आ जाइए। लास्ट क्लास तक मैंने आप लोगों को जो पढ़ा दिया वो मैंने आपको ये पढ़ा दिया कि भाई टैक्स, पहले तो नंबर, पहले मैंने शुरू से अगर बात करूं तो मैंने आपको ये पढ़ाया कि भाई नंबर ऑफ कितने कितने कॉमन स्टॉक मैंने आपको दे दी। मतलब आपके पास पहले 300 बॉन्ड्स थे, 300 बॉन्ड्स थे ना, 300 बॉन्ड देके मैंने आपको उसके बदले कितने कॉमन स्टॉक दे दिए, तो हमने कैलकुलेट करा था 6900 मैंने आपको कॉमन शेयर दिए थे, ठीक है। 300 बॉन्ड आपने यहां मुझे दिए नहीं, मैंने आपको 6900 कॉमन शेयर वहां पे दिए। ओके, अब आप बोल रहे कॉमन शेयर, क्योंकि मैंने आपसे वो उपाधि ले ली, वो डेजिग्नेशन ले ली बॉन्ड होल्डर की, तो बेटा अब आप कहीं के नहीं रहे, कुछ भी नहीं हो। लेकिन जैसे अब मैं वहां पे आपको 6900 कॉमन शेयर दे देता हूं, तब दोबारा आपके पास एक डेजिग्नेशन आ गई। फर्क ये है बेटा, पहले आप बॉन्ड होल्डर्स थे, अब आप कॉमन स्टॉक होल्डर हो। अब आप कॉमन स्टॉक होल्डर्स हो, वाओ बेटा वाओ। तो अब आप मालिक बन गए तो डिविडेंड खाओगे, ठीक है। तो मैंने, लेकिन अब बात चली ही रही थी, मुझे याद आया, अरे अरे लेकिन डिविडेंड खाएगा, मालिक है, हाँ, लेकिन तू पहले क्या था, एक पास्ट था तेरा पहले। कौन सा पास्ट? बॉन्ड होल्डर था। बॉन्ड होल्डर बनके तू कुछ खा नहीं गया होगा क्या? ब्याज। तो बेटा आपसे ब्याज वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको ब्याज आपसे वापस नहीं लिया तो कॉमन स्टॉक बनके अगर तुमने डिविडेंड भी खा लिया तो बेटा फिर ये घर पे आ जाएंगे मेरे, ये कंपनी के मालिक के घर पे आ जाएंगे। कौन? ये एग्जिस्टिंग कॉमन होल्डर्स, कि बेटे ये तूने क्या कर दिया, कंपनी मालिक हम है, मिठाई दे दो ये खा रहे हैं। अबे मालिक हम है, हम एक चीज खा रहे हैं सिर्फ प्रॉफिट में से डिविडेंड, लेकिन ये बॉन्ड होल्डर, अबे प्रॉफिट में से कॉमन स्टॉक बनकर डिविडेंड तो खा ही रहे हैं, बॉन्ड होल्डर बनकर इंटरेस्ट भी खा लिया। तो बेटा असली मालिक तो ये है, फिर हम काय के मालिक, हम तो नकली है फिर। तो बेटा ये हाथापाई ना हो जाए, झगड़े ना हो जाए, हमारे घर पे ना आ जाए। तो भाई साहब हमने कहा वो भाई साहब गड़बड़ हो जाएगा, हम क्या करेंगे भाई साहब, आपको अब जो बॉन्ड होल्डर था आपसे पेमेंट, वो जो ब्याज की पेमेंट मैंने आपको दी थी वो मैं आपसे वापस ले लूंगा बेटा, वो मैं आपसे वापस ले लूंगा, लेनी पड़ेगी मुझे आपसे वापस। क्योंकि अगर मैंने आपसे वापस नहीं ली तो आपको पता है बेटा दंगे हो जाएंगी, गड़बड़ हो जाएगी, तो मैं आपसे वापस ले लूंगा। फिर उससे हमारी एक डिस्कशन मेरा आगे चला कि अब बात मुद्दा ये आता है कितना लू मैं आपसे वापस। 7500 मैंने आपको दिया, तो बेटा 7500 लॉजिकली कहता है ये कि मैं आपसे 7500 वापस लूं, लेकिन टेक्निकली नहीं मानते, क्योंकि टेक्निकली क्या सीन है इसका लॉजिक अब मैं आपको बता चुका हूं। क्योंकि जब आप खर्चा डालते हो तो अंडर यूएस टैक्स, इन द यूएस टैक्स इट्स एन एडमिसिबल अलाउंस, है ना, वैलिड डिडक्शन है, जो भी आप बोलना चाहते हैं, मतलब पीएनएल में डेबिट करें, इनकम स्टेटमेंट में डेबिट करना अलाउड है, सीधी सीधी देसी भाषा में बात करी चलो, तो इनकम स्टेटमेंट में डेबिट करना है, इट्स अलाउड। ओके, आपने अलाउड करो तो आपकी इनकम 7500 से कम हो गई, तो जब 7500 से आपकी इनकम कम हो गई तो वो 7500 टैक्स के अटैक से बच गया। तो टैक्स के अटैक से बच गया, तो 7500 का 27% हमने निकाला, 27%, which comes out to be $2025। $2025 बेटा हमारा आता था, तो $2025 अब बच गया। मतलब 7500 आपने यहाँ पे खर्चा दिया नहीं, यहाँ पे सरकार की तरफ से 2025 आए नहीं। तो यहाँ पे फिर हमने बात करी थी, मैं आपसे एक नेट अमाउंट ले लूंगा, इसका लॉजिक है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ओके, बात अब आगे ये आ जाती है, बात आगे ये आ जाती है कि भाई साहब 5475 मैंने आपसे वापस ले लिए, बदले में आपको कितने शेयर दे दिए, 6900। तो पर शेयर पे आप एक्चुअली कितना वापस दोगे मुझे, ये मुझे आपसे बात करनी, मतलब एक्चुअली पर शेयर पे आपने कितना कमा लिया, मतलब एक्चुअली जो आपकी कमाई है वो पर शेयर पे कितनी है, 5475 आपकी, 5475 कंपनी की कमाई होगी ना, और 6900 शेयर हो गए, तो एक्चुअली एक शेयर पे कितना एक्स्ट्रा आ गया। ये इंटरमीडिएट डायलूटेड ईपीएस ये है, देखो बेटा कंपनी ने 6900 शेयर्स दिए, अरे कंपनी ने 6900 जो शेयर्स दिए, ये एक्चुअली मार्केट में 6900 शेयर बढ़ नहीं गए, बढ़ नहीं गए, अरे बढ़ गए ना। अरे पहले तो बॉन्ड होल्डर था, 300 बॉन्ड लेके बैठा था, लेकिन फिर हमने बॉन्ड की करेंसी के हिसाब से जब कन्वर्ट करा, 1 बॉन्ड इज इक्वल टू 23 कॉमन शेयर्स, आई थिंक, है ना वो रेशियो जो थी, स्वैप रेशियो, उसके हिसाब से अगर फिर 300 बॉन्ड्स को कन्वर्ट करा जाएगा तो 6900 आता है। तो बेटा जब मैं आपको 6900 बॉन्ड इशू करके दूंगा तो वो एक्चुअली में एक्जिस्टिंग बॉन्ड होल्डर्स की नंबर ऑफ कॉमन स्टॉक तो बढ़ा देगा ना मार्केट में। अरे बेटा तभी तो डायल्यूटेड ईपीएस है ना, क्योंकि आपके नंबर ऑफ कॉमन स्टॉक बढ़ गए। अरे पहले एग्जिस्टिंग सोचो 1 लाख थे, ठीक था, लेकिन जब ये बॉन्ड होल्डर कन्वर्ट करके आ गए तो 6900 और आ गए, तो 1 लाख प्लस 6900 कितना हो गया, 1,06,900, ये हो गया ना बेटा। अरे बेटा पहले 1 लाख थे, हाँ जी सर पता है, मत समझाओ, अरे समझाना पड़ेगा। कॉमन शेयर इज इक्वल टू 1 लाख थे, मतलब पहले जो मार्केट में आपके जो शुरू से कॉमन स्टॉक थे ओरिजिनल वाले वो 1 लाख थे,
लेकिन एक ये बॉन्ड होल्डर आ गया, इसने कहा मुझे भी कन्वर्ट कर दो, मैंने कहा मैं कन्वर्ट कर देता हूँ कॉमन स्टॉक में, कर दिया तो इसको कितने दिए 6900, तो बेटा जैसे ही 6900 बोल दे दूंगा तो ये भी कॉमन स्टॉक बन गए, तो मार्केट में नए कितने कॉमन स्टॉक आ गए 6900, तो मार्केट में कितने कॉमन शेयर घूम रहे हैं, पहले 1 लाख थे 6900 और आ गए, तो बेटा 1,06,900 हो गए, 1,06,900 हो गए, तो यहाँ पे बढ़ गए, तो कितने बढ़ गए, पहले हम ये से एक्चुअली ये जो इंटरमीडिएट डाइल्यूटेड है इसे मार्जिनल बोलते हैं, मार्जिनल यही तो होता है। जब मैं आपको सेक्शन सी में पढ़ाऊंगा तो क्रिस्टल क्लियर आपको समझ में आ जाएगा, स्टूडेंट्स को मार्जिनल का कंसेप्ट ही समझ में नहीं आता। बेटा मार्जिनल का बिल्कुल देसी भाषा में बोलूं तो हर एक एक्स्ट्रा कितना आ गया, हर एक एक्स्ट्रा, एक सेट होता है फिर उसके ऊपर कितना कितना आना स्टार्ट हो गया, ठीक है, बस ये है, अभी आप ज्यादा समझो मत बेटा, एक मार्जिन होती है ना, मार्जिन होती है, फिर हम उसके ऊपर कितनी कितनी चीजें आ रही है, जैसे आप पेपर में पहले एक मार्जिन बना दिया करते थे ना बेटा, एग्जाम में है तो भी बनाते थे कि भाई ज्यादा ज्यादा चीजें लिखनी है, अब कैसे करें, तो एक मार्जिन बना देते थे जबरदस्ती का, है ना, हम सब एग्जामिनर्स को पता है इस हैक के बारे में, ठीक है, एक मार्जिन बना दिया, अब इसके आगे इन सब चीजें लिखेंगे, इसके पीछे नहीं, तो एक मार्जिन एक लाइन होती है, हालांकि इकोनॉमिक्स की पॉइंट ऑफ व्यू से जब समझाऊंगा तो और डिटेल समझ में आएगा, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट, बेटा कुछ रटना रटाना नहीं है, ऐसा बताऊंगा कि आपने इकोनॉमिक्स बनाई है, आप ही ने बनाई है बेटा, ऐसा समझ में आएगा, टेंशन नहीं है, ठीक है, चलो, तो 1 लाख आपकी बेटा सोचो पहले नंबर ऑफ शेयर थे 6900 और आ गए, तो 1,06,900 आपके टोटल हो गए, तो मतलब मार्जिनल कितने, एक्स्ट्रा कितना है 6900, अच्छा, तो बेटा ये जो 6900 एक्स्ट्रा आ गए, ये अपने साथ एक इनकम भी तो लेके आए हैं, अरे नो डाउट कंपनी के, सोचो कंपनी के मार्केट में जो नंबर ऑफ शेयर थे वो बढ़े नहीं गए 6900 से, अगर कंपनी बेटा इनको कन्वर्ट करेगी तो कंपनी के मार्केट में 6900 से नंबर ऑफ शेयर होल्डर इंक्रीज हो जाएंगे, लेकिन बेटा इससे एक दिक्कत हो जाएगी, अब क्या दिक्कत ये हो जाएगी, ये जो एग्जिस्टिंग 1 लाख वाले हैं ना, एग्जिस्टिंग वाले जो कॉमन स्टॉक है वो दंगे मचा देंगे, क्यों बेटा, क्योंकि अगर नंबर ऑफ खाने वाले बढ़ जाएंगे तो क्या अब पर जो बंदे को खाना मिलता था वो कम नहीं हो जाएगा, मान के चलो बेटा, मान के चलो मैं आपको समझाता हूं, सोचो 10 किलो बेटा एक आलू की सब्जी बनी थी, 10 किलो एक आलू की सब्जी थी, आप सब वहां पे खाने आए, आपके आप चार दोस्त थे, आपकी मम्मी ने 10 किलो की आलू की सब्जी बनाओ वो चारों दोस्तों के लिए, ठीक है, आप टोटल 4 हो, तो बेटा पर बंदे को कितना मिलेगा 2.5 किलो, मतलब पर बंदा अगर हम सिंपल एवरेज की बात करें पर बंदे को मोटा मोटा कितना मिलेगा 2.5 किलो, 2.5 किलो, 2.5 किलो, 2.5 किलो, लेकिन अब 2 पड़ोसी और आ गए खुशबू सूंघते सूंघते, उसने कहा वैसे इतने टेस्टी आलू हमको भी खाने हैं, वो भी आ गए, तो बेटा अब खाने वाले कितने हैं, पहले 4 थे लेकिन अब खाने वाले कितने हो गए 6, खाने वाले तो बेटा 6 हो गए, ठीक है, लेकिन लेकिन जो क्वांटिटी ऑफ सब्जी है वो तो सेम ही है, 10 किलो की 10 किलो ही है, वो तो नहीं बढ़ी, अरे जब 2 बंदे एक्स्ट्रा आ गए तो सब्जी की क्वांटिटी भी तो बढ़ाओ, लेकिन वो तो उतनी है भाई साहब, तो बेटा अब मेरी बात सुनो, 10 हो गए 10 किलो का खाना है, खाने वाले 6 हैं, तो आप देख ही सकते हो बेटा कैसे 1.7 ऐसे चलेगा ऑन एन एवरेज, मैंने राउंड ऑफ करके लिख दिया 1.7, अब पर बंदे के हाथ में कितनी आ रही है 1.7 केजीज, 0.8 केजीज का फर्क आ गया, 800 ग्राम का घटौती हो गई, मतलब वहीं आप जब दोस्त मिलके, मतलब जब आप खाते थे, जब कोई वो 2 पड़ोसी नहीं आई तो आप आराम से 2.5 किलो आलू की सब्जी लपेट लेते थे अकेले, 2.5 किलो, लेकिन वही अगर बस 2 एक्स्ट्रा बंदे आए, दो आए, जैसे ही वो 2 एक्स्ट्रा बंदे आ गए, क्या आपको अपने हिस्से से कंपेंसेट नहीं करना पड़ा, जहां बेटा पहले आप पहले 2.5 किलो खाते थे, 2.5 केजीज खाते थे, अब वही आपको 1.7 केजीज मिल रहा हाथ में, 800 ग्राम का लॉस हो गया, आपको अपने हिस्से से हर इन चार बंदों को अपने हिस्से से 800 ग्राम का लॉस हो रहा है, देना पड़ रहा है, क्योंकि वो आ गए ना, अब उनको देना पड़ेगा, अपने हिस्से से तो देंगे, क्योंकि सब्जी की क्वांटिटी तो बढ़ेगी बेटा, अरे बेटा सब्जी की क्वांटिटी तो नहीं बढ़ी, अब बेटा सब्जी की क्वांटिटी नहीं बढ़ी तो क्या करें, इनको क्या भूखा रखे, नहीं, आपको अपने हिस्से से ही देना पड़ेगा, बेटा सुपर 30 मूवी आप लोगों ने शायद देखी नहीं देखी पता नहीं, लेकिन उसमें एक सीन था जब वहां पे वो ऋतिक रोशन जो कैरेक्टर उसका जो प्रोटैगनिस्ट रोल था वो आनंद करके था, तो वो बच्चों को तो ले आया, लेकिन खाने पीने का शुरू में थोड़ा सा बेटा कंस्ट्रेंट हो गया था, तो उसने चावल बनाए, पता नहीं किसने बनाए, लेकिन चावल तो थे, तो जब वो बांट रहे थे बेटा, बांटते लास्ट में एक बंदे के पास चावल नहीं बचे, जो एक बच्चा रह गया था उसके पास चावल नहीं थे, उसके पास एक चावल नहीं थे, तो अब सीन थोड़ा सा टेंस हो गया, तो बेटा सबने क्या करा वहां पे, अब उसको भूखा रखे, सब खाएंगे, उसको भूखा वो देख रहा है, बेटा ऐसा तो नहीं है, अब चावल की क्वांटिटी तो बढ़ी, अब कैसे खिलाएं उसको,
तो आपने देखा होगा सीन में सबने थोड़ा 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 कर करके उसका पूरा उतना कर दिया जितना सबके पास है, लेकिन सबने अपनी प्लेट से दिया ना, अपने अपना प्लेट से देना पड़ा, अपना हिस्सा कम करना पड़ा। अब बेटा एक कंसेप्ट है शेर के मुंह में खून लगना, ये एक लकोक्ति मुहावरा टाइप है। इट्स एन ईडीएम जो बोला जाता है कि बेटा शेर के मुंह में खेल है, कहावत टाइप से ही है, ठीक है, मुंह लकोक्ति भी नहीं बोलेंगे इसको तो खैर। तो शेर के मुंह में खून लगने का मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि एक बार बेटा उसके मुंह में खून लग गया तो बेटा फिर आप उसको वेजिटेरियन नहीं बना सकते कि आप उसको वेज खिला दोगे, ब्रेड खिला दोगे, बिस्किट खिला दोगे, पार्ले जी खिला दोगे, बेटा ऐसा कंसेप्ट नहीं चलेगा वहां पे। उसे पार्ले जी नहीं खाना बेटा, आप उसको वही है जो वो उसके लिए जिसकी चीज के लिए वो बना है, जो उसका बायोलॉजिकल है सिस्टम, यही है बेटा। यहां पे भी कुछ कंसेप्ट हो रहा है कंपनियों के केस में। कॉमन स्टॉक जब थे उनको प्रॉफिट मिलता था, वो उसमें खुश होते थे, उनका पर शेयर जो आता था वो अपना अर्निंग करते थे, मजा आ रहा था। लेकिन जब ये 6900 वाले आ गए ना तो दिक्कत हो गई, क्योंकि ये एक्स्ट्रा आ गए, लेकिन नेट प्रॉफिट तो महंगा ही रहेगा। अरे नेट प्रॉफिट तो महंगा नहीं है, नेट प्रॉफिट जो खाने की वस्तु है ये मालिक लोग खाते हैं ना, वो तो महंगा ही है, उसकी क्वांटिटी तो बढ़ी नहीं, खाने वाले एक्स्ट्रा आ गए, 6900 ज्यादा आ गए। तो क्या ये जो एग्जिस्टिंग कॉमन स्टॉक होंगे ये चढ़े नहीं जाएंगे? चढ़ जाएंगे बेटा, ये चढ़ जाएंगे, नेक्स्ट लेवल खुंदस आ जाएगी इन लोगों को। अरे यार पहली बात तो देखो बेटा, किसी को अच्छा नहीं लगता कि अपने हिस्से से देंगे, क्योंकि यार देख पैसे का मामला है बेटा, देखो सुनो, पैसे का मामला है, ये अपना कमा रहे थे कर रहे हैं, लेकिन एक 6900 लोग ज्यादा आ गए तो अब उनको भूखा तो रख नहीं सकते। अब बेटा मालिक तो वो भी उन्हें देना तो पड़ेगा, लेकिन खाना तो उतना ही है, क्वांटिटी बढ़ी नहीं, अब इनको कैसे दें? तो बेटा एग्जिस्टिंग कॉमन स्टॉक को अपने अपने हिस्से से देना पड़ेगा इनका पेट भरने के लिए। तो क्या इनकी एग्जिस्टिंग जो इनके पास एग्जिस्टिंग प्रॉफिट था वो कम नहीं हो जाएगा? इसलिए ईपीएस डाइल्यूट हो जाती है, इसलिए बेटा ईपीएस डाइल्यूट हो जाती है। इसका लॉजिक मैंने आप लोगों को बताया, अभी इंटरमीडिएट डाइल्यूटेड ईपीएस समझा रहा हूं, अभी तक आया नहीं हूं वहां पे, ये डिटेल लॉजिक किसी किताब में लिखा बेटा जो मैं आपको बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं इंटरमीडिएट डाइल्यूटेड ईपीएस का कंसेप्ट फंडा क्या हम क्यों निकालते हैं, समझो बेटा समझो। ये एक फैक्टर एक्चुअली, ये कुछ नहीं है, एक फैक्टर होता है डाइल्यूटेड फाइनल डीपीएस निकालने का फैक्टर होता है, इंटरमीडिएट डाइल्यूटेड कुछ नहीं होता है, ये सब फैक्टर होते हैं। अरे जैसे आपको मैंने वेंसको में निकाल के सिखाया था ना, फैक्टर ऑफ द ईयर, रिएक्टर और रेट्रो स्टेटमेंट फैक्टर, ये सब वो फैक्टर्स ही तो होते हैं जिसको मल्टीप्लाई करके निकालते हो, ऐसे ये भी सब फैक्टर्स ही हैं। तो बेटा यही सेम रियल लाइफ वाला फंडा है, अरे यही वाला फंडा है। अगर एक्स्ट्रा लोग आ जाते हैं तो बेटा एग्जिस्टिंग कॉमन वालों को अपने हिस्से से कंपनसेट करना पड़ता है, और ये इतिहास गवाह है आपका अपना पर्सनल हिस्सा कम होगा। और बेटा ये इन्हें बिल्कुल भी कतरा भी गवारा नहीं है कि ये अपना हिस्सा कम कर दें। बेटा पैसों के मामले में तो आपने देखा ही होगा, पैसों के मामले में तो आपने देखा ही होगा बेटा, कोई अपना हिस्सा कम नहीं करेगा किसी के लिए, कोई नहीं करता बेटा। फाइनेंस की दुनिया में बेटा कॉम्पिटिटिव जमाना है, कॉम्पिटिटिव जमाना आप लोगों को पता है, कट थ्रो, अब हेल्दी कंपटीशन नहीं रहा, अब कट थ्रोट कंपटीशन रहा है, हो गया है। अब वो वाला जमाना तो रहा नहीं बेटा, है ना, कि अब हेल्दी कंपटीशन रहेगा, कट थ्रोट है, कॉस्टिंग अपने चरम पे चल रही है बेटा, है ना, पीक पे है। तो यहाँ पे सबको पैसा कमाना है, तो बेटा यहाँ पे एक तो बड़ी मुश्किल से पैसा कमाना था, क्योंकि आपको पता बड़ा कट थ्रोट कंपटीशन हो गया ना, तो जिसने बेचारे ने पैसा कमा लिया, बड़ी मेहनत से कमाया, मुश्किल से कमाया, दिमाग लगा के कमाया, कि बेटा पैसा कमाना अब एक्चुअली मुश्किल नहीं, अब आसान तो हो गया, लेकिन गवाना उससे ज्यादा आसान हो गया। पहले क्या था, गवाना इतना आसान तो नहीं था, और कमाना ठीक था, कमा सकते हो आप, मेहनत करो कमा लोगे। लेकिन बेटा आजकल इजी इतना हो गया पैसा कमाना, लेकिन साथ में रिस्क मल्टीफोल्ड हो गया बेटा, बहुत ज्यादा मल्टीफोल्ड हो गया, एक्सपोनेंशियली हो गया रिस्क भी बेटा। आप पैसा कम कमाओगे, गवाओगे ज्यादा, आजकल कंडीशन ऐसी हो गई है, गवाओगे ज्यादा मार्केट में अगर खेल रहे हो। 10% ही है बेटा ब्रैकेट, 10 to 12% है, 88% तो लॉस में चल रहा है मार्केट के अंदर। बात यही है जो मैं आपको एक्चुअली बताना चाहता हूं, ये तो बेटा इस कट थ्रोट जो 12% का इंटरवल है, इसमें आपको लगता है बेटा जो सर्वाइव कर जाता होगा कितनी मुश्किल से सर्वाइव करता हो, और उससे बोल दो कि अपना हिस्सा दे दे दूसरे का करने के लिए, कतई नहीं बेटा, कतई ही नहीं है। एरोप्लेन वाला हिसाब है बेटा, जो फ्लाइट में पहले अपने में मास्क लगाओ फिर दूसरे के, यही वाला कंसेप्ट यहां भी है बेटा, एक्चुअली हो ही नहीं सकता बेटा। अगर ये हरकत कर दी ना, कंपनी का मार्केट प्राइस ये नीचे जाएगा, ऐसे ऐसे नीचे जाएगा, क्योंकि बेटा ये सब के सब इस कंपनी से एग्जिट लेना स्टार्ट करेंगे, ये बोलेंगे हम एग्जिट ले लेंगे लेकिन अपना हिस्सा कम नहीं करेंगे, हम अपनी इन्वेस्टमेंट को स्क्वेयर ऑफ कर रहे हैं, अपने वो क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट से एग्जिट ले रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं, लिक्विड कर रहे हैं, लेकिन अपना हिस्सा कम नहीं करेंगे, किसको देंगे नहीं।
कंपनी में चढ़ जाएंगे। कंपनी तुम अपना खुद तुम खाना ज्यादा बनाओ, तुम नेट प्रॉफिट ज्यादा लाओ, इनका पेट भरना है, ये हमारी हेडेक नहीं है, तुम्हारी हेडेक है, तुम लाओ, हम अपना एक हिस्सा कम नहीं करेंगे, बस सीधी बात है, सीधी बात है बेटा। अगर हिस्सा कम हुआ, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर यूं नीचे लेके चले जाएंगे हम। कैसे? क्योंकि ये लोग एग्जिट ले लेंगे, तो बेटा अपने सारे शेयर मार्केट में बिक जाएंगे, तो नंबर ऑफ शेयर मार्केट में इंक्रीज हो जाएंगे, खरीदने वाला कोई नहीं है, क्योंकि मार्केट में ये न्यूज फैल गई है, अरे 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 इस कंपनी में अगर तुम पैसा निवेश करोगे ना, इन्वेस्ट करोगे, तो तुम्हें अपने हिस्से से दूसरों को देना पड़ेगा। ये नए नए लोग ले आते हैं मार्केट के अंदर, पता नहीं कैसे, अपना हिस्सा तुम्हारा कम हो जाएगा, मत खरीदो इस कंपनी में, बेकार है। तो बेटा सप्लाई और शेयर बढ़ जाएगी, लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं है। सप्लाई और शेयर बढ़ता है ना, कैसे बढ़ जाएगी? क्योंकि ये सब बेचना स्टार्ट कर देंगे, मार्केट में तो शेयर इंक्रीज हो जाएंगे ना, खरीदने वाले लेकिन कोई है नहीं, क्योंकि सबको डर है। वो मार्केट में न्यूज फैल गई बेटा, मार्केट में जंगल की तरह न्यूज फैलती है। पहली बात अगर मैं आपको ये बता दूं तो ये आपको डिटेल कंसेप्ट सेक्शन वी के मार्केट हाइपोथेसिस में ज्यादा समझ में आएगा। अगर किसी ने बीबीए वगैरह कर रखी तो शायद उसको इस कंसेप्ट से पता है, बीएमएस बीबीए करके। बीबीए बीकॉम में भी एक सिलेक्टिव पेपर होता है इसका, अगर फाइनेंस फॉर एवरीवन आजकल आ गया है, तो वहां पे भी आप पढ़ लेंगे इसको, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, अब यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड काम कर जाएगा। डिमांड बिल्कुल नहीं है, सप्लाई और शेयर बहुत ज्यादा है, तो बेटा यहाँ पे प्राइस कम होंगे। अरे सस्ता ही बिकेगा ना, अरे कोई चीज है जिसकी डिमांड नहीं है लेकिन मार्केट में बहुत अवेलेबल है और डिमांड बिल्कुल नहीं है, तो बेटा वो तो बहुत सस्ते में बिकेगा। तू नहीं दे रहा तो मैं ले लूंगा, वहां पे जाकर सस्ते में दे देगा, क्योंकि डिमांड नहीं है ना, कोई खरीद ही नहीं रहा बायर, तो क्या करेंगे, उसकी प्राइस कम कर देंगे, वैसा चलो कम करके बिक जाए। तो बेटा मार्केट प्राइस ऑफ शेयर नीचे चले जाएंगे। फिर उसकी बात बताने की मर्जी ये है। तो यहां पे क्या करती है कंपनी बेटा, अब कंपनी ने देखा रही ये तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, लेकिन अब इनको लाना पड़ेगा। आप बोलोगे सर फिर एक काम है, आपको बताता हूं क्या। सर इन 6900 को कन्वर्ट ही मत करो, अबे बॉन्ड है, बॉन्ड बन के रहे, नहीं बेटा ये ऐसा थोड़ी ना है। अब इनको कन्वर्ट कर दिया, राइट है, इनका राइट है, कभी भी हो जाएंगे, लेकिन सर फिर देख लो वही बात हो जाएगी, ये 6900 है, एग्जिस्टिंग वाले बगावत पे आ जाएंगे, दगाबाजी हो जाएगी, आपके मार्केट प्राइस शेयर होल्डर के मैक्सिमाइजेशन वाला जो गोल है ऐसी तैसी हो जाएगी, फिर उसकी हमने मत कहना, हमने बताया नहीं। बेटा मेरी बात तो सुनो, फिर कंपनी करेगी ना, कंपनी कर रही है, क्या कर रही है सर, क्या कर रही है, हमको तो नहीं दिख रहा, तो देख तो लो बेटा। जब ये एक्स्ट्रा लोग आते हैं ना, अब कंपनी को ये तो पता है ये जो एग्जिस्टिंग वाले हैं ना, ये तो अपने हिस्से में से देंगे, ये ढीठ है भैया, ये नहीं देंगे, क्योंकि बेटा एक तो ये पूरे साल रुकते हैं डिविडेंड खाने के लिए। अब आप ये कह रहे हो अपने हिस्से में से इनको बांट लो, हमसे ना हो पाएगा भाई साहब, हमें नहीं सुनाया जरा, हमें नहीं पता क्या कह रहे हो, हमें नहीं पता। तो बेटा कंपनी के ये तो ढीठ है, ये नहीं मानेंगे, हम ही को इनका पेट भरना पड़ेगा, हम ही को इनका पेट भरना पड़ेगा। कितना? हमने ये बोलते भाई साहब देखो 6900 वाले सुन लो थोड़ी बात ध्यान से, क्या देखो आप क्या है ना, एक्चुअली दिक्कत क्या है ना, आप एक तो बताओ खाली हाथ जा रहे हो, दिक्कत है, दिक्कत है क्या है ना सर। आप पहले बॉन्ड होल्डर थे, आपने वहां पे बैठ के ब्याज खाया, अब चलो नो डाउट ब्याज हमने आपसे ले लिया, लेकिन अब जब आप वहां पे जाओगे ना, तो वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर वाले क्या है ना, वो मानेंगे नहीं, आपको अपना हिस्सा देंगे नहीं, अपने में से हिस्सा नहीं देंगे सर। ये आलू की सब्जी वाला सीन नहीं है कि वो अपना हिस्से में से आपको दे देंगे, नहीं, वो आपको नहीं देंगे सर। तो आपको क्या करना पड़ेगा ना, उनको कन्विंस करने के लिए आपको थोड़ा सा अपने साथ कुछ हिस्सा लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि देखो अगर वो अपना हिस्सा अपने में से दे रहे हैं तो आप भी तो कुछ एक्स्ट्रा लेके आओ। अगर आप चाहते हो कि वो आपको अपने हिस्से में से दे, तो बेटा आप भी फिर कुछ अपने साथ लेके आओ, कि हाँ हम भी देखो हम खाली हाथ नहीं आ रहे, हम भी कुछ लेके आ रहे हैं, हम भी आपको एज अ गिफ्ट दे रहे हैं कुछ, आप भी दो हम भी दो। बेटा लेन देन वाला कंसेप्ट करना पड़ेगा। दिक्कत क्या, आप खाली हाथ आ रहे हो, अब आप खाली हाथ आओगे तो बेटा वो ये हम वो बोलेंगे हम क्यों दें, हम ऐसे थोड़ी ना होता है खाली हाथ आ रहा है कुछ भी। लेकिन अगर आप वो ही कुछ साथ में लेके आओगे, आप बोलेगे अरे आप मेरे भाई लोगो, मैं खाली हाथ नहीं आया, अरे आप तो मेरे दोस्त हो यार, ये लो आप तो मेरे भाई लोगो, ये लो मैं भी कुछ एक्स्ट्रा लेके आया हूं, ये लो आपका है मेरा नहीं, आप ही खाओ, तो बेटा वो भी एज ए कर्टसी में आपको अपना हिस्सा दे देंगे। करके तो देखो बेटा, मुन्ना भाई एमबीबीएस वाला कंसेप्ट है ना, वही वाला लगा दो, गांधीगिरी वाला कंसेप्ट, गांधीगिरी लगाओ, गांधीगिरी क्या, गुंडागिरी नहीं, गांधीगिरी। गांधीगिरी मतलब आप उनके पास जा रहे हो हिस्सा मांगने, वो तो नहीं देंगे 1 लाख वाले जो एग्जिस्टिंग है, ये 69 वालों को तो नहीं देंगे, वो तो बोलेंगे ये कौन आ गया इसको भगाओ, हम नहीं देने वाले। कंपनी ये कह रही है तुम जब वहां पे जाओगे ना, एक काम करो तुम भी कुछ एक्स्ट्रा साथ में लेके जाओ। जब आप उनको ये बोलोगे देखो हम एक्स्ट्रा लेके आए हैं वो भी आप लोगों के लिए, अरे खाओ सर आप मेरे भाई हो, तो वो भी ऐसा कर्टसी सोचेगा यार 6900 वाला है यार, खाली हाथ नहीं आया, कुछ लेके आया है, तो हम भी इसको भाई मानेंगे, अरे भाई क्या बात हो गई यार, हम भी देंगे, तू क्या बात कर रहा है, ले वो भी लेके आया, तो बेटा अभी यहाँ पे बात चलेगी। गांधीगिरी से सोचिए, कंसेप्ट गांधीगिरी का बेटा, गांधीगिरी से कंसेप्ट सॉल्व कर दिया हमने, तो सीधी बात। कैसे, ये देख लो, अरे मुन्ना भाई एमबीबीएस वाला कंसेप्ट है ना बेटा, वही वाला कंसेप्ट लगाना है, सीधी बात। वहां पे उस कंसेप्ट को गांधीगिरी बोलते हैं ना, इसलिए मैंने शब्द यूज करे, ठीक है, वरना गांधीगिरी कोई कंसेप्ट थोड़ी ना बेटा, वो तो वो इसका पिक्चर में यूज किया गया।
तो 6900 का बेटा कंसेप्ट ये, तो ये 6900 वाले जब भी आएंगे अपने साथ कुछ एक्स्ट्रा लेके आ रहे हैं, क्योंकि उनको पता बेटा अगर हम ऐसे चलेगा बिना खाली हाथ, नजरें तो वो देंगे, साथ में कुटाई अलग हो जाएगी। तो एक काम करते कुछ साथ में लेके जाते हैं, ताकि वो भी खुश हो कि हाँ ये खाली हाथ नहीं लेके आया, हमारे लिए कुछ लेके आया, तो हम भी ऐसे कट फिर इसको कुछ दे देंगे। तो क्या लेके आया है बेटा, ये वो ही लेके आया है जो हमने इससे लिया था ब्याज 5475। क्योंकि देखो बेटा कंपनी ने क्या करा, अभी ये अमाउंट क्यों, देखो कंपनी ने ये, मैंने कंपनी हूं, मैंने आपसे ये पैसा आपको ब्याज दिया था ना 5475, अब 7500 का मैंने आपसे 5475 ले लिए, मैंने आपसे जब 5475 दे दी बेटा, अब मैं इसका क्या करूं, अचार डालूं, मैं एज ए कंपनी हूं, मैंने आपसे ले तो लिया 5475, अब क्या करूं, टेबल के सामने रखते हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करूं, है घर ले जाऊं उड़ा दूं, अच्छा घर ले जाएगा, अबे भाई ये किसका है, कंपनी का, और कंपनी का तो कहां डालेंगे, प्रॉफिट में बेटा, प्रॉफिट का ही है, अरे प्रॉफिट में से ही दिया था, अरे आपको पता है ना, एबिट एबिट इज द सोर्स ऑफ ऑल द इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, पता है ना आपको ये, तो एबिट इज अ टाइप ऑफ प्रॉफिट ही तो होता है, तो इंटरेस्ट की जो मैंने पेमेंट दी थी किसमें से दी थी, प्रॉफिट में से दी थी, अब जब वापस ले लिया तो कहां डालूंगा, प्रॉफिट में तो डालूंगा बेटा, अरे जब प्रॉफिट में से ही इंटरेस्ट का पेमेंट दी थी, अब जब मैंने आपसे लेके वापस ले ली तो प्रॉफिट में तो एड बैक करूंगा, तो प्रॉफिट में जोड़ दूंगा, और प्रॉफिट फाइनल किसका होता है, शेयर होल्डर्स का, कॉमन स्टॉक का, इसलिए मैंने ये अमाउंट दिया, मैंने कहा भाई साहब सुन ले, ये देख तूने, ये मैंने तुझे 5475 तेरे से लिए थे ना, ये ले जा, क्योंकि इन्हीं का ही तो है, अबे इन्हीं का तो है, नेट प्रॉफिट में इंक्लूड करेंगे, ऐड करेंगे, इन्हीं का ही है, तो तू क्रेडिट ले ले, लेकिन क्रेडिट ले ले तू ही, अरे आफ्टर ऑल इन्हीं को मिलना था, लेकिन तू क्रेडिट ले ले कि मैं साथ में लेके आया हूं, तो ये 6900 वाले 5475 का खाना एक्स्ट्रा लेके आए हैं, तो ये जो 1 लाख वाले देखेंगे, अच्छा अच्छा, अरे ये खाली हाथ नहीं आया, एक्स्ट्रा खाना लेके आया है, आजा आजा बेटा, आजा 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 बेटा, भाई है तू तो हमारा, बस बेटा, अब वो 1 लाख वाला भी जो इनका प्रॉफिट है वो भी बांटेंगे, ये बांट रहे हैं, वो भी बांट रहे हैं, तो गिव एंड टेक हो गया, दोनों खुश हो गए, तो यहां पे क्या होगा बेटा, प्रॉफिट भी इंक्रीज हो जाएगा, तभी मैंने आपको बोला था कन्वर्टेबल प्रेफरेंस, आज ये लॉजिक आपको समझ में आया जो मैंने आपको पहली क्लास में दिया था कि 10, आज मैंने हेंस प्रूफ कर दिया कि वाई बेटा कन्वर्टेबल प्रेफरेंस और कन्वर्टेबल डिवेंचर, या सीधी बात बोलूं, कन्वर्टेबल इफ कन्वर्टेड वाले मेथड में नेट प्रॉफिट में भी फर्क आता है, मतलब न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में भी फर्क आता है, दोनों में फर्क आता है, समझ गए कैसे, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर होल्डर तो इंक्रीज हो गए, वो तो है, डिनोमिनेटर इंक्रीज हो गया, लेकिन वो खाली हाथ नहीं आते, अपने साथ लेके आते हैं, तो नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा और खाना भी इंक्रीज हो गया, अब वो क्यों साथ में लेके आते हैं, इसका लॉजिक मैंने आपको दे दिया बेटा, इस क्लास को 2 बार देख लेना, बहुत अच्छा समझ में आएगा, बहुत मक्खन तरीके से। तो एट लास्ट कंक्लूडिंगली मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूंगा बेटा, मैंने पूरा आपको इंटरमीडिएट डायलूटेड ईपीएस निकालना बता दिया है, क्रक्स ये है कि बेटा ये जो 6900 कॉमन शेयर्स हैं ये आएंगे, 6900 कॉमन शेयर्स जो है बेटा ये आएंगे, अब जब ये आएंगे खाली हाथ नहीं आएंगे, क्योंकि मैं आपको पूरा समरी में बता रहा हूं, जो लॉजिक मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इसके बाद अब मैं आगे बढ़ने वाला हूं, तो 6900 कॉमन शेयर्स है बेटा ये आएंगे, लेकिन खाली हाथ नहीं आएंगे, क्योंकि अगर ये खाली हाथ आए तो पिटाई के चांसेस है, और ना ही ये जो एग्जिस्टिंग कॉमन शेयर है ये अपना एक भी हिस्सा नहीं देंगे बेटा, क्योंकि शेयर के मुंह में खून लगने वाली बात हो गई है, उनको ऑलरेडी शेयर मिल रहा है, वो अपना आराम से डिविडेंड खा रहे हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर वाले, कोई नया बंदा आ रहा है वो अपना शेयर उस नए बंदे के लिए क्यों सेक्रीफाइस करेंगे बेटा, क्यों सेक्रीफाइस करेंगे अपना शेयर, वो नहीं करेंगे बेटा, कोई नहीं करता, ठीक है, तो और करेंगे तो फिर बेटा वही हाथापाई हो जाएगी, छोड़ के चले जाएंगे, नहीं मन है बेटा किसी का नहीं करना, ठीक है, आपको पता है आजकल वैसे भी कॉम्पिटिटिव जमाना है बड़ा, चलिए ठीक है, तो ये जो 6900 आएंगे ये अपने साथ बेटा कुछ ना कुछ साथ लेके आएंगे एज ए कर्टसी, क्योंकि जब भी अपने साथ कुछ लेके आएंगे तो एग्जिस्टिंग वाले भी सोचेंगे हाँ भाई खाली हाथ नहीं आया, कुछ लेके आया है, मतलब ये हमारे हम सबके लिए कुछ खाने के लिए लेके आया, तो ठीक है हम भी जो खा रहे हैं इसको इसमें से कुछ दे देंगे, तो ऐसे बेटा भाईचारा बना रहेगा, तो ये कंसेप्ट था, तो 6900 कॉमन स्टॉक होल्डर्स, 6900 मालिक लोग अपने साथ $5475 लेके आ रहे हैं, तो हर एक मालिक कितना लेके आ रहा है बेटा, ये तो फिर आप निकाल ही लोगे, यूनिटरी मेथड से निकालो, लीनियर रिलेशनशिप से निकालो, या फ्रैक्शन से निकाल लो, अरे 6900 अगर 5475 लेके आ रहे हैं तो एक कितना लेके आ रहा है, ये लो डिवाइड करो, है ना, बन आ गया यहाँ पे, और ये आ गया आपका, चलिए निकाल ही लेते हैं, 5475 डिवाइड बाय 6900 इज इक्वल टू, देखिए 5475 डिवाइड बाय 6900, ये आ गया बेटा 0.7935, अच्छा अब मेरी बात सुनिए बेटा, ये 4 डेसिमल प्लेसेस तक आ रहा है, आप इसको 0.80 अगर लिखेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, मैं बता रहा हूं बेटा बहुत बड़ा ब्लंडर है स्टूडेंट्स का, डायलूटेड ईपीएस में एक तो मैच क्यों नहीं होता है, एक ये वाला बहुत ही क्रूशियल स्टेप है जिसको वो मिस कर देते हैं, रॉन्ग कर देते हैं, क्या है वो,
राउंडिंग ऑफ कर देते हैं इंटरमीडिएटरी डाइल्यूटेड ईपीएस का। बेटा ये जो मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूं, किसी भी स्टडी मटेरियल में नहीं लिखा है, मैं आपको बता देता हूं, किसी भी स्टडी मटेरियल के अंदर नहीं लिखा है। मैं आपको क्या बता रहा हूं बेटा, इंटरमीडिएटेड डाइल्यूटेड ईपीएस जब भी आप निकालेंगे, इंटरमीडिएटरी ईपीएस बोल दो, इसको जो भी बोलना है बेटा, इंडिविजुअल डाइल्यूटेड ईपीएस बोलो, कुछ भी बोलो, फाइनल डीपीएस निकालने से पहले जितनी भी चीजें हैं बेटा, आप किसी को भी राउंडिंग ऑफ नहीं कर सकते। इसका एक्चुअली जो लॉजिक है वो आपको जब मैं नेक्स्ट स्टेप समझाऊंगा डाइल्यूटेड फाइनल डीपीएस निकालने का, डाइल्यूटेड डीपीएस का जो हमारे पे स्टेप चल रहे हैं ना बेटा, जो अब हमारा सेकंड लास्ट स्टेप होगा ना, उसमें आपको समझाऊंगा। जिस सेकंड लास्ट स्टेप को हम रैंकिंग बोलते हैं, मैंने आपको बताया था ना, प्रायोरिटाइज करते हैं, लीस्ट डाइल्यूटिव कौन है, एंटी डाइल्यूटिव कौन, वो सब। अभी तो बेटा अभी हमने चीजें देख नहीं, अभी हमको एक स्टेप और बताना है, फिर मैं आपको एक सेकंड लास्ट स्टेप रैंकिंग वाला बताऊंगा, फिर लास्ट स्टेप में हमारा वो क्या कहते हैं, फाइनल डीपीएस निकल के आएगा। आपको तो पता ही है बेटा। तो 4 स्टेप का ये सारा 4-5 स्टेप्स का पूरा डीपीएस, तब जाके डाइल्यूटेड डीपीएस निकलती। बात क्या है बेटा, राउंडिंग ऑफ गलती से मत कर देना। स्टूडेंट्स यही करते हैं, ये सिर्फ इस पे एप्लीकेबल नहीं होता बेटा, आप किसी भी फाइनेंस कोर्स में चले जाना, जनरल रूल ऑफ थंब है, आपको कोई नहीं बताएगा कि कभी भी फाइनल आंसर आने से पहले आप राउंडिंग ऑफ नहीं करोगे, कभी भी राउंडिंग ऑफ नहीं करोगे, क्योंकि बेटा अगर आपने राउंडिंग ऑफ कर दी, सारा आंसर चेंज हो जाएगा। सोचो आपका एक आंसर, आप जब राउंडिंग ऑफ जो आपको अलाउड है करना बेटा, वो सिर्फ फाइनल आंसर निकालने में, जो आपको फाइनल आंसर आएगा उसको आप राउंडिंग ऑफ करोगे, और उसमें भी आप लिखोगे ब्रैकेट डाल के अप्रॉक्स या अप्रोक्सीमेटली, जैसे भी आपको लिखना है। हाँ, अगर एमसीक्यूज आपका आ रहा है तो आप अपने उससे मैच करोगे। फॉर एग्जांपल आपका आंसर आ रहा है 1.79, लेकिन एमसीक्यू के अंदर 1.80 दे रखा है, हाँ तो ठीक है, उसको राउंडिंग ऑफ करके 1.80 मैच कर देना, ठीक है आपका। अगर मैं बोला मेरा तो मैच ही नहीं हो रहा, अरे राउंडिंग ऑफ करके आएगा तो आएगा, ऐसा होता है सीएमयू में बेटा, आप घबराना मत, ऐसे स्टूडेंट घबरा जाते हैं, हमारा आंसर एमसीक्यू में मैच नहीं हो रहा। अरे बेटा जब आप उसको राउंडिंग ऑफ करोगे ना, तो आपका आंसर मैच हो जाए। अब राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं बेटा, अगर ये वैसे हमने फोर्थ क्लास में पढ़ा था, फोर्थ क्लास में, अगर सोचो आंसर 0.5 आ रहा है तो बेटा इसको 1 लिख सकते हो, लेकिन अगर 0.4 आ रहा है, चलो 0.4 का एग्जांपल तो मैंने थोड़ा अभी दे दिया, सोचो एग्जांपल बेटा 3.9, मैं आपके लिए 3 केसेस लिख देता हूं। 3.9 है तो बेटा आप इसको 4 लिख सकते हो, इसको 4 लिख सकते हो। अगर 3.5 है, इसको भी आप 4 लिख सकते हो, इसको भी आप 4 लिख सकते हो, लेकिन अगर 3.4 है तो बेटा इसको आप सिर्फ 3 लिखोगे। ये अप्रोक्सीमेटली 3 है, 3 के इक्वल है, मतलब 5 से 5 सेंट, जो 50 जो होता है ना बेटा, 50 सेंट या उससे ऊपर इक्वल टू डॉलर बोल दिया जाएगा। 50 सेंट या उससे ऊपर इक्वल टू डॉलर बोल दिया जाएगा, और अगर 50 सेंट से नीचे है तो फिर आप बेटा उसको इक्वल टू डॉलर नहीं बोलोगे, फिर उसके नीचे वाले का माना जाएगा। लास्ट इंटरवल जो होता है, प्रीवियस इंटरवल, उस पर माना जाएगा। जैसे अरे मैं आपको सिंपल भाषा में बता देता हूँ, सीधी सीधी बात है, मतलब अगर 0.5 से ऊपर जाएगा तो आप नेक्स्ट वाला जो इंटरवल है उस पर कर देना, और अगर 0.5 से नीचे है तो पिछला वाला लेना। जैसे यहाँ पे अगर मैं लिख रहा हूँ 3.9, तो यहाँ पे 5 से ऊपर है तो 3 के बाद क्या आता है बेटा, 4 आता है ना, तो 4 लेना। 5 से नीचे है, 5 से सुको यहाँ पे 3.4 है, 5 से नीचे है तो अब यहाँ पे आप अगला नहीं, 3 के जो पिछला आता है वो लोगे, सॉरी 3 के पिछला आता है नहीं, 3 ये लोगे। ये बेटा ये इंटरवल होता है ना, देखो 3 to 4, ये 3, मैं आपको बताता हूँ, ये लॉजिक है बेटा, ये समझा रहा हूँ, वैसा आप लोगों को मुझे पता है, लेकिन मैं फिर भी डिटेल में समझा रहा हूँ, अगर नहीं पता तो। ये जितने भी डेसिमल्स होते हैं ना बेटा, ये आपको इसका एक रेंज बना लेना। जैसे 3.2 लिखा है, ये 3.2 किसके बीच में आएगा बेटा, 3 और 4 के बीच में ही आएगा, और किसके बीच में आएगा, अरे अगर स्केल में देखोगे 3 और 4 के बीच में आएगा, तो यही 2 इंटरवल होते हैं, ये होता है प्रीवियस इंटरवल, ये होता है लास्ट इंटरवल। अब सुनो, अगर ये जो अब बस आपको डेसिमल वाला देखना है, डेसिमल, अगर ये डेसिमल वाला 5 से नीचे है, जैसे इस केस में 2 है, तो बेटा आप ये प्रीवियस इंटरवल लोगे, तो इसका आंसर आएगा 3 अप्रोक्सीमेटली। लेकिन यही अगर 5 से ऊपर है, जैसे 3.9, तो यहाँ पे अगर 5 से ऊपर है तो यहाँ पे आप बेटा ये लास्ट इंटरवल, ये वाला नेक्स्ट इंटरवल 4 ये लोगे, तो इसको 4 बोला जाएगा। तो मैंने आपको बेटा इन डिटेल इसका लॉजिक बता दिया, ठीक है। तो कोई भी नंबर ले लो, जैसे 2.9 है, अभी किसके बीच में आएगा, 2 और 3 के बीच में आएगा, और किसके बीच में आएगा, तो ये हो गया प्रीवियस इंटरवल, ये हो गया लास्ट इंटरवल, बस ऐसे देखना बेटा। और 5 को अपना कैटेगरी मानना है, ऐसे हो गया। लेकिन ये चीज, अब ये पूरी दुनिया का रूल है बेटा, ये जो मैंने आपको रूल बताया ये पूरी दुनिया का है। हाँ, टैक्स में थोड़ा फर्क है बेटा, ये फाइनेंस में की बात कर रहे हैं, जैसे अकाउंटिंग हो गई, मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो गई, पूरी दुनिया में ये रूल जनरल रूल ऑफ थंब है, यही वाला रूल लगता है राउंडिंग ऑफ के लिए, 5 वाला, ठीक है। और ये प्रीवियस इंटरवल लास्ट इंटरवल वाला, बस। टैक्स में थोड़ा सा अलग अलग गेम है, हर कंट्री का अलग अलग टैक्स है बेटा, हर कंट्री में अलग अलग रूल्स चलते हैं टैक्स के लिए। हमारे इंडिया में बेटा अलग है, 288 ए, 288 बी जो है हमारा, उसके हिसाब से अलग राउंडिंग ऑफ होती है, ठीक है। उसमें ऐसा नहीं है, उसमें 10 प्लेसेस तक होती है बेटा, ठीक है। पैसा इग्नोर कर देते हैं हम उसमें, फिर पैसा इग्नोर, पूरा डेसिमल इग्नोर करते हैं, उसके बाद हम उसको कन्वर्ट करते हैं, ये एक अलग रूल है, वो यहाँ पे मत लगा देना, फाइनेंशियल कोर्स में नहीं लगता वो वाला कंसेप्ट, ठीक है।
तो ये मैं आप लोगों को बताने वाला हूं स्टूडेंट्स। तो राउंडिंग ऑफ करनी है, यही वाला रूल लगाना जो मैंने आप लोगों को बताया, ये आपके दूसरे कोर्सेज में भी हेल्प करेगा। पर कभी भी फाइनल आंसर से पहले मत करना। आपका फाइनल जैसे इस केस में मेरे देखो आंसर, जैसे मैंने डायल्यूटेड ईपीएस निकाली 0.735। अब बेटा क्या है, जैसे ये अब ये देखो किसके बीच में आता है, ये आता है बेटा 0 और 1 के बीच में आता है, तो मैं क्या लिखूंगा, है ना, इसको 0.8 लिख दूंगा, फिर इसको भी 1 कर दूंगा। बेटा ऐसे नहीं करना। अच्छा, बार बार राउंडिंग ऑफ नहीं करना, एक बार राउंडिंग ऑफ हो गई ना, बार बार राउंडिंग ऑफ करने की जरूरत नहीं है, एक बार राउंडिंग ऑफ हो गई। जैसे अब यहाँ पे आंसर आ गया 0.8, अब इसको 1 करने की जरूरत नहीं है, बस 0.8 हो गया। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको क्या बता रहा था, इसको मैं 0.8 लिख सकता हूं। बेटा नहीं करना ऐसे गलती, हर ये फाइनल आंसर नहीं है बेटा। अगर आप इसको ऐसा करोगे ना तो आपके आगे आने वाले आंसर सफर करेंगे। अच्छा, अब सर आप ये कह रहे हो, ठीक है आपने तो बोल दिया कि सर देखो फाइनल आंसर से पहले पहले, लेकिन सर फाइनल आंसर से पहले देखो ये 4 है, अगर 6 प्लेसेस 8 प्लेसेस तक आते लगेंगे तो क्या हम पेपर में 8 प्लेसेस लिखते ही रहेंगे? हाँ बेटा, इसका एक एक्सेप्शन है, सीएमए यूएसए आपको 6 प्लेसेस तक अलाउ करता है, आप 6 प्लेसेस तक लिखिए, लेकिन इससे नीचे नहीं। अपने कैलकुलेटर को बेटा ऐसा ट्रेन करिए, ट्रेन इन द सेंस उसको सेट करिए। अब ये डेसिमल प्लेसेस सेट कैसे होती हैं, हालांकि इसका यहाँ पे ऑप्शन है बेटा मेमोरी, ये देखिए मेमोरी के आप ये देख सकते हैं, जैसे 0 है इसके बराबर यहाँ पॉइंट का साइन है बेटा, इसके ऊपर एक फॉर्मेट है, तो ये शिफ्ट दबा के जब फॉर्मेट करेंगे इसको आप सेट कर सकते हैं। आपको बेटा नहीं आता, मेरी कैलकुलेटर वीडियो जाकर रेफर कर सकते हैं, मैंने इन डिटेल आपको बताया कि कैसे आप अपने कैलकुलेटर के डिजिट्स को सेट कर सकते हैं। 2 प्लेस, ये बाय डिफॉल्ट अगर मैं रॉन्ग नहीं हूं तो शायद ये बाय डिफॉल्ट 2 प्लेसेस तक सेट होके आता है बेटा। ठीक है, आपको ये चीज ठीक करनी पड़ेगी बेटा, 2 प्लेसेस से काम नहीं चलेगा सीएमए यूएसए में, आपका आंसर गलत आएंगे। सेक्शन ई में तो बहुत परेशान करेगा आपको। ठीक है, जब आप पीवी फैक्टर निकालोगे तो आपको इसको 6 डेसिमल प्लेसेस तक सेट करना है। ठीक है, 6 डेसिमल प्लेसेस तक, उससे ज्यादा नहीं। और अगर आपके पास बेटा नॉर्मल कैलकुलेटर है, वहां पे तो आप बेटा आप फोर्स हो, वो तो आपको पूरी जहां तक स्क्रीन है वहां तक पूरी डेसिमल प्लेसेस निकाल के दे देगा। ठीक है, और उसके भी आप 6 डेसिमल प्लेसेस तक ले सकते हो। और बेटा जब कैलकुलेटर ही है आपके पास तो फिर इतनी क्या टेंशन, आपको कैलकुलेट करना है क्या? अरे 12 डेसिमल प्लेसेस हो, आप कैलकुलेट कर रहे हो बैठ बैठ के, वो तो आपको एग्जाम कर रहा है, कैलकुलेटर कर रहा है, तो कैलकुलेटर को करने दो, क्यों इतना टेंशन ले रहे हो? पहले 6 डेसिमल प्लेसेस तक करोगे, फिर मल्टीप्लाई करोगे, उसको करने दो, फिर जो आंसर आया उसको 6 डेसिमल प्लेसेस तक ले लो। ठीक है, बस। लेकिन फाइनल आंसर को राउंडिंग ऑफ आप कर सकते हो, लेकिन देख लेना एमसीक्यू में आपका आंसर मैच भी हो रहा है। अगर राउंडिंग ऑफ के बिना ही एमसीक्यू में आ रहा है आंसर, तो बेटा फिर राउंडिंग ऑफ मत करो, जबरदस्ती को टाइम वेस्ट करो। तो मैंने आप लोगों को समझा दिया, ये मुझे बताना पड़ा क्योंकि ये आंसर गलत होते हैं ना मॉक में, इसकी वजह से। ये छोटी छोटी चीजें बेटा जो मॉक में आप मॉक करके पकड़ोगे, आपको मॉक जब आप करोगे ना तब आपको चीजें समझ में आएंगी, ये सब चीजें। चलिए ठीक है, तो आंसर यहां पे बेटा मेरा आ गया $0.73935। इसका मतलब ये है हर एक कॉमन स्टॉक होल्डर अपने साथ कितना एक्स्ट्रा लेके, अपने साथ कितना लेके आ रहा है। हर एक कॉमन स्टॉक होल्डर, ये जो एक नए कॉमन स्टॉक, हर एक नया जो कॉमन स्टॉक होल्डर है, ये कितने अपने साथ कितना लेके आ रहा है, 0.7935 लेके आ रहा है। चलिए ठीक है, तो यहां पे इसको बोला जाता है, इसी को बोला जाता है आईडीईपीएस, जो आप शायद अपने स्टडी मटेरियल्स में देखते होंगे, बहुत जगह पे लिखा हुआ है। यहाँ पे मैं इंडिविजुअल इसको बोलता हूं, इंडिविजुअल डायल्यूटेड ईपीएस या इंटरमीडिएट डायल्यूटेड ईपीएस, ये है बेटा, ये हमने निकाल लिया। तो हमने अपना फाइनली सेकंड डायल्यूटिव एजेंट का इंटरमीडिएटली डायल्यूटेड ईपीएस निकालना सीख लिया। आ जाइए देखिए स्टूडेंट्स, आइए अपने इस बैक टू एग्जांपल पे आ जाते हैं हम अपने। हमारा एग्जांपल कहां चला गया बेटा, ये रहा एग्जांपल। तो बेटा ये देखिए, पहला मैंने आप लोगों को बता दिया था, इसका मैंने आपको निकालना सिखा दिया था। ये देखिए पहले वाले का 0.7 आ गया था, अब यहां पे आइए सेकंड वाले का भी 0.7935 हमने निकाल दिया बेटा, निकाल दिया। कि देखो ये सेकंड वाला, ये सेकंड वाला हमने ये भी निकाल दिया। अब देख लो देखो, देखो इतना टेक्निकल है, मैंने बहुत सिंपल वे में करके रखा है। यहाँ पे मैंने आपको अच्छी तरह बेटा समझाया ना, मैंने यहाँ पे लिखे पूरा फॉर्मेट बना के आप लोगों के सामने रखा हुआ है। ठीक है, ये देखिए हर चीज लिखी हुई है बेटा, ये देखो मैंने हर चीज बनाई हुई है आप लोगों के सामने। इस चीज एग्जांपल से आपको एक एक चीज समझाऊंगा बेटा, एक कंसेप्ट नहीं छूटेगा आपका, एक कंसेप्ट नहीं छूटेगा। देखो 6900, देखो यहाँ पे कॉमन शेयर थे, देखो 300 बॉन्ड्स थे, इसको हमने 6900 कॉमन शेयर दे दिए। देखो नंबर ऑफ, देखो नंबर ऑफ कॉमन शेयर कितने हो गए, नंबर ऑफ कॉमन शेयर कितने हो गए, नंबर ऑफ कॉमन शेयर हो गए 6900। ठीक है, इनकम कितनी है, अरे ये 6900 वाले जो हैं ये अपने साथ कितना लेके आ रहे हैं, 5475 लेके आ रहे हैं। तो हर एक शेयर पे, हर पर शेयर पे वो कितना लेके आ रहे हैं, 0.7935। अगर आप अपना ध्यान से देखेंगे बेटा, मैंने यहाँ पे राउंडिंग ऑफ नहीं करी है। इसका लॉजिक एक्चुअली आपको नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्टेप में समझ में आएगा। इसका जो लॉजिक है बेटा वो एक्चुअली आपको नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्टेप में समझ में आएगा, अभी नहीं समझ में आएगा।
समझ में आ जाएगा, लेकिन ठीक है, टेंशन मत करो बेटा, एक एक चीज इन डिटेल करके पढ़ रहे हैं। मेरी ईपीएस सीरीज जो मैंने स्टार्ट करी है बेटा, पूरी दुनिया में सबसे डिटेल टॉपिक है सीएमए यूएसए में ईपीएस पे। मैं बता, मजाक नहीं कर रहा बेटा, पूरी दुनिया में जितना डिटेलिंग के साथ और जितना इजी कंसेप्ट के साथ, ये वो कंसेप्ट है बेटा जिससे स्टूडेंट डरते हैं, उनको आज तक लाइफ में समझ में नहीं आता डायलूटेड ईपीएस क्या कंसेप्ट है, और ना ही उन्होंने इस तरीके से उसको पढ़ा, क्योंकि मैं आपको उस तरीके से पढ़ा रहा हूं जैसे ये बन रहा है, हम ही बना रहे हैं डायलूटेड ईपीएस का कंसेप्ट, धीरे धीरे लेके आ रहा हूं, और इसके बाद आप इतना एक्सपर्ट हो जाएंगे, मैं मजाक नहीं कर रहा बेटा, आप कोई भी टेक्निकल क्वेश्चन जो सी में यूएसए लेवल का है आप आसानी से निकाल लो। तो मेरी ईपीएस सीरीज इतनी लंबी बन रही है, लेकिन फुल फ्लेज बन रही है और डिटेल में बन रही है। तो आइए, तो यहां पे आगे 0.7935, तो बेटा हमारा यहां पे फाइनली सेकंड स्टेप ऑफ डाइल्यूटेड ईपीएस ओवर होता है। अब हम आ जाते हैं अपने तीसरे डाइल्यूटिव एजेंट पे। मैंने इस एग्जांपल ऑक्सडेल कंपनी के अंदर बेटा मैंने आपके सामने 3 डाइल्यूटिव एजेंट्स रखे थे, पहले 2 हमारे हो गए हैं, अब तीसरा आ गया, और तीसरा बेटा थोड़ा हटके है, हटका इन द सेंस मतलब दो तीनों ही कन्वर्टेबल है, क्योंकि हमारा ये जो मेथड चल रहा है इस मेथड का नाम हम इफ कन्वर्टेड मेथड बता रहा हूं। मैं आपको बेटा इफ कन्वर्टेड मेथड बता रहा हूं, तो इफ कन्वर्टेड मेथड के अंदर कौन सा डाइल्यूटिव एजेंट लगते हैं जिनके नाम में कन्वर्टेबल कन्वर्टेबल लगता है, तो बेटा तो कन्वर्टेबल बॉन्ड्स या कन्वर्टेबल डिवेंचर एंड कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। तो बेटा कन्वर्टेबल बॉन्ड तो मैंने आपको बहुत बता दिया, पहले 2 मैंने आपके सामने कन्वर्टेबल बॉन्ड वाली रखे थे, आपको इन डिटेल समझ में आ गया, इसमें सारा आफ्टर टैक्स इफेक्ट वाला भी सारा समझ में आ गया बेटा, टैक्स शील्ड मैंने आप लोगों को इन डिटेल समझा दिया, कोई फॉर्मूला नहीं बताया, सबके फॉर्मूला है बेटा, इन सबके फॉर्मूला है, अभी तक एक फॉर्मूला नहीं दिखाया और आंसर निकाल दिया बिल्कुल मैच करके, पॉइंट्स में आंसर सेम आया, पॉइंट्स तक में। आपको मैं चैलेंज दे रहा हूं बेटा, आप किसी जो फॉर्मूला यूज कर रहा है और आप मेरे लॉजिक्स निकाल के देख लेना, आंसर आपको पॉइंट्स तक में सेम आएगा, पॉइंट्स। जैसे देखिए मेरा इतिहास बेटा मैं गवाऊं, ये देखो आपके आंसर्स मैंने आप लोगों के सामने निकाले, थर्ड फोर्थ क्लास के ये यूनिटरी मेथड, लेट इट बी एक्स जो 6th क्लास में पढ़ते थे हम, अलजेब्रा, ये इन सब से आंसर निकाल रहे हैं बेटा, फॉर्मूला क्यों यूज करेंगे, हम तो लॉजिक से चलते हैं, ठीक है। चलिए, ऐसी बेटा पूरा सीएमए यू से निकलेगा, जहां पे फॉर्मूला है ना मैं आपको ऐसे लॉजिक से पढ़ा दूंगा, लेकिन कहीं कहीं जगह मुझे आपको फॉर्मूलाज बताने पड़ेंगे, चलिए बताने, जैसे सेक्शन सी में वेरिएंस एनालिसिस है, उसको भी मैं बिना फॉर्मूला के पढ़ा दूंगा, लेकिन बेटा ये फिर कुछ ज्यादा ही अति हो जाएगी, पहले मैं बिना फॉर्मूला के पढ़ाऊंगा तो जरूर बेटा, पहले तो मैं बिना फॉर्मूला के पढ़ाऊंगा, लेकिन फिर बाद में आपको फॉर्मूलाज का भी बताऊंगा फिर, क्योंकि एक्चुअली वेरिएंस एनालिसिस एक अलग कंसेप्ट है बेटा, उसमें थोड़ा टेबल शेबल बन जाता है, ठीक है, इसलिए वैसे तो वो भी प्योर लॉजिक से पढ़ेंगे, चलिए ठीक है। बाकी बेटा पूरा जितना भी है सारे बिना फॉर्मूला के पढ़ेंगे, मैंने आपको रेशियोज एनालिसिस में फॉर्मूला दे रखे हैं, लेकिन वो सब मैंने आपको उसका लॉजिक बता रखा है, ठीक है। आइए बेटा तीसरा कन्वर्टेबल अपना क्लास है, इसको थोड़ा सा बेटा मिटा देते हैं ताकि थोड़ा सा हम इसको पढ़ सके। अब ये करेंसी भी हटा देते हैं जो हमने बनाई थी, स्वैप रेशियो एक्चुअली। चलिए आइए, क्लास ए $3। अब ये क्लास ए क्या, ये अभी मैं आपको समझाऊंगा बेटा, क्लास ए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा मैं अभी बताऊंगा, वैसे तो मैं आपको समझा चुका, जो मैंने आपको एक प्रेफरेंस के बारे में पढ़ाया था, क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव के बारे में, तब मैंने आपको पढ़ाया था जब मैं आईएसी का कंसेप्ट आपको पढ़ा रहा था, वहां मैंने बताया था, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट से अगर रह गया हो तो मेरी क्लास को बेटा सीक्वेंस वाइज में देखना, मैं बार बार बोलता हूँ, आप लोगों के लिए बेनिफिट है, वरना ये नाइट मेरे बन जाएंगी मेरी क्लास में, मजाक नहीं कर रहा बेटा, ये बेटा ये या तो आ रहा या पारा, मेरी क्लास बीच में नहीं है बेटा, गुनगुना ल्यूकवार्म नहीं है मेरी क्लासेस, मेरी क्लासेस या तो बेटा बेनिफिट देंगी ऐसा कि बेटा आप एक्सपर्ट बन जाओगे, मजाक नहीं कर रहा, मजाक नहीं कर रहा, आप एक्सपर्ट बन जाओगे। सेक्शन ए में जितनी मैं क्लासेस दे रहा हूं ना बेटा, पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा डिटेलिंग में जा रहा हूं, ठीक है। दूसरा, अगर आपने गलती से मेरी कोई क्लास बीच में मिस कर दी तो बेटा ये नेक्स्ट लेवल नाइटमेयर है, फिर छोड़ देना, फिर तो जैसा आप अपना कहीं से पढ़ रहे हो ना वही पढ़ो, चाहे खुद पढ़ रहे हो कहीं जैसे तैसे आप पढ़ रहे हो वो वैसे पढ़ो, मेरी क्लासेस से मत पढ़ना बेटा, लेकिन अगर आपने अगर बीच से छोड़ दिया, क्योंकि ये आपने जो अच्छा खासा पढ़ा ना, ये उसकी भी ऐसी तैसी कर देंगे, मजाक नहीं कर रहा बेटा, मैं बता रहा हूं ना, मत करना है ऐसा रिस्क लेना, मेरी क्लासेस को सीक्वेंस वाइज में देख लेना, थोड़ा सा है बेटा, ठीक है, गड़बड़। चलिए आ जाइए, क्लास ए, ये क्लास ए क्या है अभी थोड़ी देर में चर्चा करते हैं, क्वेश्चन बढ़ते हैं बेटा पहले, $3 क्यूमुलेटिव कन्वर्टेबल, कॉमा है बेटा, कॉमा की बहुत अहमियत है फाइनेंस की दुनिया में, $3 क्यूमुलेटिव, रुक जाओ, कन्वर्टेबल रुक जाओ, अच्छा क्यूमुलेटिव भी है, मतलब एक इंस्ट्रूमेंट है, एक डाइल्यूटिव एजेंट की बात हो रही है, उसका डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि डाइल्यूटिव एजेंट दिखता कैसा है, भाई पहले तो वो डाइल्यूटिव एजेंट में क्यूमुलेटिव है, ओके, कन्वर्टेबल है, अच्छा, प्रेफरेंस शेयर है, ओ अच्छा, और भाई साहब होगा भी क्या है, कन्वर्टेबल बॉन्ड और कन्वर्टेबल प्रेफरेंस ही तो होता है, औक तो ऐसे दे रहा है जैसे पता नहीं क्या, अच्छा प्रेफरेंस शेयर है, ऑथराइज्ड 20,000 है, ऑथराइज्ड 20,000, ठीक है, इशूड एंड आउटस्टैंडिंग 10,000 शेयर, ओके, ईच शेयर इज कन्वर्ट, ये स्वैप रेशियो बेटा, ये जो मैंने आपको दे रखी है स्वैप रेशियो, अभी इसको रहने देते हैं, चलिए
चलो क्वेश्चन ही पैटर्न तो पढ़ ही लेते हैं। चलो, ईच शेयर इज कन्वर्टेबल इशूड एन आउटस्टैंडिंग 10,000 शेयर्स इनटू 3 कॉमन शेयर। पता नहीं सर ये क्या भाषा लिखी हुई है बेटा, सब समझ में आएगा, सब समझ में आएगा। सैम फाइनेंशियल क्लासेस में आ गए तो बेटा अब उस चीज को समझना पड़ेगा। वो आपको कंसेप्ट ऐसा रह ही नहीं सकता, वो आपको समझ में आएगा ही आएगा बेटा, वो मजबूर है, वो मजबूर है। जब सैम फाइनेंशियल क्लासेस ने अगर कोई कंसेप्ट पकड़ लिया फिर तो बेटा उसको सरेंडर होना पड़ेगा हमारे सामने, वो आपको समझ में आएगा ही आएगा। ठीक है, चलिए $3 क्यूमुलेटिव। अब देखिए, हालांकि मैंने जब आपको, अच्छा ये क्लास ए क्या है उसी से बात करते हैं। क्लास जो होती है ना बेटा, प्रेफरेंस शेयर की मतलब कुछ क्लासेस होती है, क्लासेस। ये क्लास को गलती से टाइप्स में मत कंफ्यूज हो जाना बेटा, टाइप्स में और क्लास में फर्क है। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर मतलब कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, ये टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर है। लेकिन इन टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर के अंदर भी सब कैटेगरीज होती है। जैसे कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर के अंदर भी दो है, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर के अंदर भी दो है सब कैटेगरी। कौन सी? अच्छा, जो सब कैटेगरी होती है ना उसको हम क्लास बोलते हैं, उसको हम बेटा क्लास बोलते हैं। ठीक है, तो कन्वर्टेबल के अंदर भी दो है बेटा। कौन से? क्यूमुलेटिव वाले, मतलब क्यूमुलेटिव कन्वर्टेबल है, और एक नॉन क्यूमुलेटिव कन्वर्टेबल है। अच्छा, अब ये क्यूमुलेटिव और ये क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव ये कौन होता है बेटा? ऐसी बातें, यही मैंने आपको बोला। अगर अभी ये डाउट आ रहा है क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव है तो बेटा बहुत ही ज्यादा हानिकारक है। मैं एंटरटेन ही नहीं कर रहा ऐसे स्टूडेंट्स को, नहीं कर रहा। जो ये पूछ रहे हैं ये क्या होता है क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव, सारा बेटा हम डायल्यूटेड ईपीएस पे पढ़ रहे हैं, हम डायल्यूटेड ईपीएस पे आ चुके हैं। बेसिक ईपीएस का सबसे पहला स्टेप अपना न्यूमरेटर आईएसी, वो ही नहीं पता आपको बेटा। प्रेफरेंस नेट इनकम से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करते हैं, उस प्रेफरेंस डिविडेंड में क्या क्या होता है, क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव क्या है, assumption लेनी पड़ती है, डिक्लेयर्ड नॉट डिक्लेयर्ड अर्नड, सब गड़बड़ घोटाला कर रखा है। तो बेटा आप क्या ही पढ़ रहे हो, छोड़ दो बेटा, कुछ फायदा नहीं पढ़ने का, क्या ही कर रहे हो बेटा, टाइम वेस्ट हो रहा है तो आपका। तो आप लोगों को सब पता है क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव, तो मैं नहीं बोलने वाला, बस एक वन लाइनर बोल देता हूं। क्यूमुलेटिव वो जिनको कंपनी क्या है, जैसी नेट प्रॉफिट आया, आपको पता है प्रेफरेंस शेयर को कंपनी की प्रैक्टिस होती है, जो जनरल प्रैक्टिस होती है, प्रॉफिट आया इनको डिविडेंड काट के दे देंगे, रफा दफा उसी टाइम कर देते हैं, क्योंकि इनके साथ डील हो जाती है ना कि भाई साहब आपको फीस इनकम दी जाएगी, तो जैसे ही अगर नेट प्रॉफिट हो गया तो इनको प्रॉफिट इनको दिया जाएगा डिविडेंड। अगर हाथों हाथ दे रहे हो तो ऐसे ऐसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को नॉन क्यूमुलेटिव बोला जाता है। ऐसे वालों को नॉन क्यूमुलेटिव, उनकी जो क्लास है वो नॉन क्यूमुलेटिव वाली है, क्योंकि इनको जो दिया जा रहा है डिविडेंड वो हाथों हाथ दिया जा रहा है, मतलब नॉन क्यूमुलेटिव, एक्यूमुलेट करके नहीं दे रहे, इकट्ठा करके नहीं दे रहे, हाथों हाथ दे रहे हैं। लेकिन क्यूमुलेटिव वो होता है बेटा जिनको आप हाथों हाथ रफा दफा करके भेज दो, भाई चल निकल लेके, नहीं सॉरी, जिनको आप बेटा हाथों हाथ नहीं देते, मेरा मतलब आई मीन टू से दैट, इसको आप क्या कह रहे हो, आप इनको हाथों हाथ नहीं दोगे, आप इन मतलब आपके पास प्रॉफिट है, प्रॉफिट है, आपने इनका काट भी लिया बेटा, काटना है ये मैंने आपको बता दिया था, काटना तो पड़ेगा आपको, काट के ही रख दिया लेकिन दिया नहीं। जैसे नॉन क्यूमुलेटिव वालों में आपने काट भी लिया और दे भी दिया, लेकिन इनके केस में बस काट लिया दिया नहीं, रोक के रखेंगे, तिजोरी में बंद करके रखेंगे, बाद में देंगे, एक डेट होगी उस दिन में देंगे, 5-6 साल पूरा जमा करके एक साथ दे देंगे इकट्ठा करके, ऐसे को क्यूमुलेटिव बोला जाता है। अरे क्या लॉजिक है इसका, क्या वो देख लेंगे बेटा, टेंशन नहीं लेनी, आपको इतना ज्यादा टेक्निकल नहीं है, आपके पेपर में इतना टेक्निकल नहीं है बेटा, आपकी डायल्यूटेड ईपीएस ही बहुत ज्यादा सिंपल है, मैंने पहली बात बोलूं, बेसिक है एक्चुअली, फाउंडेशन हम ऐसा बोल सकते हैं। आपके सीएमए यूएसए के अंदर जो डायल्यूटेड ईपीएस है ना, वो बाकी कोर्सेज के लिए बेसिक है। जैसे अगर आप सीपीए लेवल में जाओगे तो बेटा आप पढ़ोगे ये सब बेसिक था, इसके आगे तो बस मुझे स्टार्ट करना था, ये तो बस एक स्टार्टिंग थी बेटा। ठीक है, अभी तो मुझे आपको बहुत कुछ पढ़ाना था, इसके आगे मेरा सीपीए का जो स्टडी मैट है उसके अंदर इन डिटेल चीजें गिवन है। चलिए, $3 क्यूमुलेटिव है, इसका मतलब ये है जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो डिविडेंड दिया जा रहा है ना बेटा, वो $3 है, मतलब जब भी इनको हम देंगे तो $3 देंगे एक शेयर पे, तो इनका बेटा काट के रखना पड़ेगा आपको $3। अच्छा, क्यूमुलेटिव में मैंने आपको एक अजम्पशन बोली थी बेटा, क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव वाले के केस में तो बेटा कुछ भी नहीं बोल रखा, डिक्लेयर्ड या नॉन डिक्लेयर्ड। अगर नॉन क्यूमुलेटिव वालों के केस में डिक्लेयर्ड या नॉन डिक्लेयर्ड नहीं है तो बेटा आपको क्या करना है, क्या करना है, डिक्लेयर्ड है वो बेटा, आपको माइनस करना है उनका, क्योंकि जनरल प्रैक्टिस जो कंपनी की होती है वो उनको डिविडेंड देना होता ही है, तो आप वो माइनस कर देना बेटा। ठीक है, और क्यूमुलेटिव वाले में तो बेटा कोई टेंशन ही नहीं है, उनका तो अलग से काट के रखना ही है, वो तो माइनस हो गई, वो ऑलरेडी माइनस हो चुका है उनके प्रॉफिट में से। ठीक है, चलिए बेटा, वो मेरी क्लास क्लासेस को आप रेफर करिए, इन डिटेल उस पर चर्चा कर रखिए, ज्यादा नहीं करेंगे। कन्वर्टेबल, अभी कन्वर्टेबल है, बेटा कन्वर्टेबल तो होंगे। अच्छा, क्लास का मीनिंग बता दिए, क्यूमुलेटिव का मीनिंग बता दिए, $3 मतलब उनका डिविडेंड का रेट है, मतलब हर एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना डिविडेंड देंगे, $3 देंगे, मतलब जब भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया जाएगा $3 दिया जाएगा। चलो ठीक है, ये $3 वो लिखा है, जब भी उनके नाम के आगे एक रेट या वो लिखा हो ना बेटा अमाउंट, इसका मतलब ये होता है कि उनका डिविडेंड का बात हो रही है, उनको कितना डिविडेंड मिलेगा।
कन्वर्टेबल, कन्वर्टेबल का यहाँ पे मतलब ये कि वो कन्वर्ट हो सकते हैं। जैसे पहले दूसरे जो है ना बेटा, ये बॉन्ड जो पहले दो ऊपर जो डायलूटिव एजेंट दे रखे हैं बॉन्ड वाले, ये भी कन्वर्टेबल बॉन्ड है। मतलब इनका जो लीगल फॉर्म है, मतलब जब ये पैदा हो तो एज अ प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो, ये जो तीसरे वाले डायलूटिव एजेंट की बात कर रहा हूं, ये जब कंपनी ने इनको इशू करा, इनका जो लीगल फॉर्म है, जो इनको जो पैदा ये हुए हैं, ये एज अ प्रेफरेंस शेयर होल्डर हुए हैं, लेकिन इनके पास एक अधिकार है कि ये अपने आप को कॉमन स्टॉक में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब अभी तो बेटा जैसे ही अपनी लाइफ जी रहे हैं, जैसे जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ये एज अ प्रेफरेंस शेयर होल्डर करके कर रहे हैं, डिविडेंड ले रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड खा रहे हैं, आराम से बैठ रहे हैं। लेकिन इनके पास एक राइट है कि बेटा ये कभी भी उसको कॉमन स्टॉक में अपने आप को तब्दील कर सकते हैं बेटा, मतलब कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसको कभी भी अपने आप को वो कन्वर्ट कर लेंगे। आइए अब कितने में कन्वर्ट करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था जो पहले लास्ट दो हमारे डायल्यूटिव एजेंट्स थे, उनमें तो एक रेशियो दे रखी थी बेटा, उनमें तो रेशियो थी एक स्वैप रेशियो। क्या इसमें भी स्वैप है? हाँ, इसमें भी एक स्वैप रेशियो दे रखी है, वो हम देखेंगे। आगे आइए, प्रेफर्ड शेयर है, अभी ये तो हमें पता ही है प्रेफर्ड शेयर है। ऑथराइज्ड, ऑथराइज्ड का मतलब क्या होता है बेटा? देखिए दो चाहिए, वैसे मैं आपको डिटेल समझा चुका, ये कंसेप्ट भी जब मैंने आपको प्रेफरेंस डिविडेंड का सारा समझाया था, क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव, वहां मैंने आपको बता दिया था। फिर भी एक सेकंड क्लास, ये जो 12th क्लास का बच्चा है +2 वाला, उसको भी पता है क्या होता है वैसे ऑथराइज वाला। देखिए दो टाइप ऑफ कैपिटल, इतनी ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जा रहे, ठीक है, फाइनेंशियोलॉजी पे हम बेटा ज्यादा नहीं जाएंगे। इसके क्या है, दो टाइप ऑफ शेयर कैपिटल होती है। वैसे शेयर कैपिटल बहुत सारे टाइप ऑफ होती है, लेकिन वैसे मोटा मोटा बात कर रहा हूं मैं। चलिए टाइप्स छोड़ो, वन ऑफ द टाइप्स होती है, मैं बात कर देता हूं, ठीक है। एक होती है ऑथराइज शेयर कैपिटल और एक होता है इशूड शेयर कैपिटल। ऑथराइज शेयर कैपिटल ये होती है कि कंपनी को इतना अलाउड है कि वो अगर मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर अपनी पे आ जाए तो कितने मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर इशू कर सकती है। मतलब अगर कंपनी मैक्सिमम मतलब बोले कि मुझे आज अपने शेयर निकालने हैं, तो वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम मतलब बिल्कुल लास्ट लिमिट वाली पे कितने शेयर इशू कर सकती है? 10,000, 20,000, 50,000। तो 50,000 है तो बेटा कंपनी बोल रही है आज मैं 1,00,000 शेयर इशू कर दूंगा, बेटा वो नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी जो लास्ट लिमिट है, मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम वो जो शेयर मार्केट में अपने निकाल सकती है वो 50,000 है, इससे ज्यादा नहीं निकाल सकती। इसे कहते हैं ऑथराइज्ड। अब यहाँ पे शब्द अगर आप ध्यान से सुनोगे तो यहाँ पे शब्द का प्रयोग किया गया है ऑथराइज्ड। तो यहाँ पे आपको एक कुछ लग रहा होगा यार कुछ अथॉरिटी जैसा गेम है, ऑथराइज। तो किसी ने मतलब यहाँ पे हमको ऑथराइज करा है, वो कौन होता है बेटा? वो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन होता है, वो ऑथराइज करता है। जैसे हमारे इंडिया के केस में सेबी है ना बेटा, वो ऑथराइज करता है, ठीक है, आर्टिकल्स वगैरह में सब लिखा होता है ये सब, ठीक है। ऑथराइज शेयर कैपिटल, ये ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या होता है? कंपनी जब भी अपने शेयर इश्यू करेगी मैक्सिमम टू मैक्सिमम बेटा एक पर्टिकुलर लिमिट होती है, वो जो उसको एसईसी ने लिख के दी है, वो उतना ही कर सकती है, उससे ज्यादा नहीं कर सकती। उससे ज्यादा करना तो उसका पूरा डिटेलिंग है बेटा, फॉर्म्स वगैरह भरने पड़ते हैं, बहुत ज्यादा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसके केस में। तो ऑथराइज शेयर कैपिटल ये होती है। तो अगर ऑथराइज शेयर कैपिटल लिखा 20,000, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बेटा कंपनी ने अपने 20,000 मार्केट में शेयर निकाल दिए, नहीं नहीं बेटा, ये आपको लिमिट दे रखी है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम जब भी अपनी कंपनी शेयर निकालेगी इस वाली कैटेगरी में, तो उसको 20,000 तक की अलाउड है, इससे ज्यादा नहीं निकाल सकती। लेकिन उसने एक्चुअली में फिर इशूड कितना करा है? तो अब आगे पढ़ो बेटा, एक्चुअली यहाँ पे बताओ कॉमा था, वो लिखा नहीं, वो यहाँ पे कॉमा था एक्चुअली, देखिए यहाँ पे कॉमा था। अब यहाँ पे इशूड एंड आउटस्टैंडिंग, मतलब एक्चुअली कंपनी ने 20,000 तो उनके पास लिमिट थी, लेकिन 20,000 मतलब परमिशन मिली थी इशू करने का, लेकिन 20,000 नहीं है। जैसे बेटा आपको गवर्नमेंट ने परमिशन दे रखी कि तू 500 गज तक अपना घर बना ले, लेकिन आपने कहा नहीं 500 तक तो यूज नहीं करूंगा, आपने 300 तक बना लिया, 200 को खाली रखा विकेट को, विकेट रखा आपने लैंड को, उसमें आप आगे जाके कुछ और करेंगे। वही है ना, वो तो लिमिट मिली हुई है, वो आप उतना भी उसको बाहर करोगे तो इंक्रोच हो जाएगा, ठीक है। तो उतने उतने तक ही आपको खेलना है, इतनी लिमिट है। तो 20,000 आज ही पूरे इशू कर दो, टुकड़ों में करो, पूरे साल में करो, वो कैसे भी करो करो, लेकिन 20,000 से ऊपर नहीं टपना चाहिए आपके, मतलब आपके जो मार्केट में शेयर घूम रहे हैं वो 20,000 से ऊपर नहीं होने चाहिए। अच्छा, ये तो इसको परमिशन मिली है, ये तो इसको लिमिट मिली है, 20,000 तक ही मैक्सिमम इशू कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में इसने कितनी इशू कर दी? एक्चुअली में बेटा इसने 20,000 में से सिर्फ 10,000 इशू करे हैं, इसलिए लिखा है इशूड एंड आउटस्टैंडिंग, क्योंकि पहले इशूड कर दिए फिर उनसे पैसा ले लिया तो आउटस्टैंडिंग हो गया ना, कंपनी को कभी ना कभी इसका पैसा लौटाना है। तो 10,000 शेयर की जो मार्केट में घूम रहे हैं इनका ही तो कंपनी ने पैसा ले रखा है 10,000 वालों का, इसलिए आउटस्टैंडिंग शब्द का प्रयोग किया गया। हालांकि ये मैं वैंसको में इन डिटेल बता चुका हूं आउटस्टैंडिंग का जो मतलब क्या है। तो 20,000 यहाँ पे बेटा ऑथराइज्ड है, लेकिन परमिशन मिली है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है इसने पूरे 20,000 निकाल दिया, उसमें से 10,000 की यूज कर रखे और 10,000 अभी भी बाकी है। चलिए अब मुझे आपको बतानी बेटा स्वैप रेशियो क्या है। यहाँ पे स्वैप रेशियो एक्चुअली भी क्या है मैं आपको बता देता हूं, फिर से पढ़ते हैं लाइन को, आ जाते हैं बेटा।
मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे पूरा पढ़ लिया हमने, सब डिस्कस कर लिया। अब आते हैं स्वैप रेशियो पे। ईच शेयर इज कन्वर्टेबल इशूड एंड आउटस्टैंडिंग 10,000 शेयर इनटू 3 कॉमन शेयर। देखिए बेटा यहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। वो क्या बोलेंगे, ईच शेयर, वो सोचेंगे 10,000 शेयर 3 कॉमन शेयर में कन्वर्ट है, मतलब 10,000 प्रेफरेंस शेयर इज कन्वर्टेबल इनटू 3 कॉमन शेयर। वो मानेंगे ये है, नहीं बेटा ये नहीं है। इसका मतलब वो ये सोचेंगे कि अगर सोचो आपके पास 10,000 कॉमन शेयर है, 10,000 प्रेफरेंस शेयर है और आप कॉमन स्टॉक में कन्वर्ट होना चाहते हो, आप मेरे पास आए सर मुझे कॉमन स्टॉक में कन्वर्ट कर दो, तो मैं बोलूंगा ठीक है लाओ पैसे दो। अगर तुम्हें कॉमन स्टॉक खरीदने हैं जैसे सब खरीदते तो पैसे दो। आपने कहा नहीं पैसे ही नहीं है, तो मैंने कहा क्या है, मेरा प्रेफरेंस शेयर है। मैंने कहा अच्छा प्रेफरेंस शेयर है तो लाओ 10,000 प्रेफरेंस शेयर दो, तो जाके मैं आपको 3 कॉमन स्टॉक दूंगा। बेटा ये रेशियो ये नहीं है, स्वैप रेशियो गलत है। 10,000 प्रेफरेंस के बदले 3 कॉमन स्टॉक नहीं है, नहीं। देखो कितने के बदले, यहां पे लिखा है ईच शेयर इज कन्वर्टेबल इनटू 3 कॉमन शेयर। बेटा कॉमा का महत्व समझो। जब भी ऐसे लिखा होता है ना बेटा, देखो आई वॉन्ट आइसक्रीम, ठीक है, आई वॉन्ट आइसक्रीम। अब जैसे यहाँ पे कुछ आप कुछ लिख दो इन दिल्ली बट चॉकलेट फ्लेवर, कुछ भी बेटा हाइपोथेटिकल सेंटेंस लिख दिया, पता नहीं क्या लिखा, सेंस नहीं बन रहा। लेकिन मैं आपको चीज समझाना चाहता हूँ, जब भी ऐसे आपको एक सेंटेंस, एक पूरा सेंटेंस है और उसके बीच में एक दो कॉमा, एक सेंटेंस होता है बेटा, और जब भी कोई लाइन या कोई फ्रेज दो कॉमा के बीच में लिखी होती है, तो बेटा यहाँ पे आपको बताओ इंग्लिश में बेटा उसके बताओ दो मतलब है। इंग्लिश में क्या होता है, वो मतलब वो सेंटेंस आप एक बार में पूरा भी पढ़ सकते हो, और उस कॉमा, वो जो कॉमा के बीच में लिखा हुआ है, कॉमा के बीच में जो सेंटेंस लिखा है, फ्रेज लिखा है, वर्ड लिखा है, जो भी, आप उसको इग्नोर करके भी पढ़ सकते हो। बेटा ये हमें 6th 7th क्लास में ये चीजें पढ़ाई थी ना, ये हमारे ग्रामर में थी। ये क्या था कॉमा का, यहाँ पे मैं क्या कहना चाहता हूँ, जैसे मैंने लिखा आई वॉन्ट आइसक्रीम इन दिल्ली बट चॉकलेट फ्लेवर, ऐसे पढ़ सकते हैं हम इसको। मतलब आप बिल्कुल कॉमा को इग्नोर करके भी पढ़ सकते हो, आई वॉन्ट आइसक्रीम इन दिल्ली बट चॉकलेट फ्लेवर, मतलब मैं आइसक्रीम चाहता हूँ चॉकलेट फ्लेवर लेकिन दिल्ली में, ठीक है। लेकिन इंग्लिश का जो ग्रामर का रूल है वो ये कहता है कि ये जो कॉमा का वर्ड है ना, जो कॉमा में लिखा है, कॉमा के अंदर अंदर जो लिखा है, कि मैंने कॉमा के अंदर क्या लिखा है बेटा, इन दिल्ली लिखा हुआ बेटा, तो इंग्लिश ग्रामर कहती है कि आप इसको इग्नोर करके भी पढ़ सकते हो बेटा। ऐसा नहीं है इग्नोर ही कर दो, बेटा इग्नोर फिर लिखा क्यों है, यहां पे इसको मतलब आप दो तरीके से पढ़ सकते हो। मतलब आप इसको एक बार में भी पूरा पढ़ लो और इग्नोर करके भी पढ़ सकते हो। मतलब आई वॉन्ट आइसक्रीम बट चॉकलेट फ्लेवर, ऐसे भी पढ़ सकते हो इसको। इन दिल्ली मतलब ये कोई जानना जरूरी नहीं है, बस ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे ये है। और बेटा इसके कुछ डिटेलिंग, अभी इतनी डिटेल बेटा कोई हमारी ग्रामर क्लास तो है नहीं, मैं आपको कुछ फंडा समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखा है ईच शेयर इज कन्वर्टेबल, बस। अब यहाँ पे कॉमा लग गया है, देखो यहाँ पे कॉमा है, यहाँ पे कॉमा इशूड एंड आउटस्टैंडिंग, फिर उसके बाद कॉमा 10,000 शेयर इनटू 3 कॉमन, मतलब ईच शेयर इज कन्वर्टेबल। आप इसको बताओ कैसे पढ़ोगे, देखो ईच शेयर इज कन्वर्टेबल, ग्रीन से कर देते हैं, ईच शेयर इज कन्वर्टेबल इनटू 3 कॉमन शेयर। ये बाकी की जितनी भी कथाएं कॉमा की भी अंदर अंदर लिखी हुई है, देखो यहां से कॉमा, ये वाले कॉमा से, और इस कॉमा, ये लास्ट कॉमा, इसके बीच में ये जितना भी सेंटेंस लिखा बेटा आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, मत पढ़ो बेटा। ये हमको भी पता है, वो कह रहे इशूड एंड आउटस्टैंडिंग, अबे ये हमको भी पता है, कंपनी के ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल है, लेकिन उसमें से इसने जो इसको इशूड एंड आउटस्टैंडिंग वो 10,000 है। अभी देखो ऊपर लिखा तो है ये 10,000, तो यही नीचे लिख दिया इसने ये 10,000 वाले। वो कह रहे ये जो 10,000 वाले हैं ना, 10,000 वाले जो कंपनी ने इशू करे, इसकी जो स्वैप रेशियो होगी ना, वो हर एक प्रेफरेंस के बदले 3 कॉमन स्टॉक है। तो बेटा ये स्वैप रेशियो नहीं है। पता है ये वाली स्वैप रेशियो पता स्टूडेंट कब लिखता है, जब उसको इस ग्रामर का रूल नहीं पता, वहां अटकते हैं बेटा। सीए में यूएस एक ऐसा ब्लेंड है चीजों का। देखिए ये एक इंग्लिश कोर्स है, मेरी बात सुनिए बेटा, मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, ये एक इंग्लिश कोर्स है, यहाँ पे इंग्लिश मैटर करती है बेटा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मुझको ये डाउट आता है सर, अब लेक्चर में हिंदी में बनाते हैं, बहुत हेल्प हो रही है हमको, चीजें समझने में हो रही है, लेकिन पेपर तो आफ्टर ऑल हिंदी में ही है ना, आई एम सॉरी इंग्लिश में है ना। तो सर ग्रामर कैसे इंप्रूव करें, इंग्लिश को हम कैसे इंप्रूव करें। देखिए बेटा इंग्लिश ऐसी भी कोई बेटा वो तो है नहीं रॉकेट साइंस कोई आप समझ ही नहीं सकते, बाकी लैंग्वेजेस से बहुत इजी अगर आप देखेंगे, ठीक है। तो इसको आप चीजें कर सकते हैं बेटा, और यूट्यूब में इतनी चीजें भरी हुई हैं बेटा, इतने मटेरियल भरे हुए हैं, इतने मटेरियल भरे हुए हैं कि बेटा अगर कोई बंदा इंग्लिश सीखने में आया तो बेटा शशि तहूर को फेल कर दे, ऐसी इंग्लिश है बेटा, ठीक है। आप आराम से, बस कुछ नहीं बेटा, आपको अपनी वोकैबुलरी पे काम करना है। लेकिन आपका सीए में यूएसए में कोई इंग्लिश का पेपर तो है नहीं बेटा, इंग्लिश ऑनर्स तो आप यहाँ कर नहीं रहे कि नेक्स्ट लेवल शेक्सपियर चला, और आपको बस आपको इंग्लिश पढ़नी आनी चाहिए, उसका जजमेंट और कुछ ग्रामर के रूल्स हैं बेटा, थोड़ा पास्ट टेंस पार्टिसिपल वगैरह का थोड़ा बहुत नॉलेज आपको होना चाहिए।
तो बता रहा हूँ बेटा, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। आप शायद मेरी इस बात को समझ नहीं पा रहे होगे, इसकी ग्रेविटी को सीरियस नहीं ले रहे होगे, लेकिन एक्चुअली में ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये कॉमा वाला जो गेम था ना बेटा, ये जो मैंने आपको एग्जांपल से समझाया, ये जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता ना वो इसमें फंस जाएंगे बेटा। मैं आपको शायद आप हंस रहे हो गए देख के, लेकिन एक्चुअली इसका सैंपल साइज बहुत है। मेरे पास कितने स्टूडेंट्स आए हैं, कितने स्टूडेंट्स आए ये डाउट लेके ये वाला कि सर देखो स्वैप रेशियो तो ये है ना 10,000 प्रेफरेंशियल इज कन्वर्टेबल इनटू 3 कॉमन शेयर्स। बेटा वो ये वर्ड भूल गए कि स्टार्ट होते ही एक वर्ड लिखा था ईच, और ईच का मैथमेटिक्स में मतलब होता है वन, मतलब वन शेयर इज कन्वर्टेबल इनटू 3 कॉमन शेयर। एग्जामिनर ऐसा कंफ्यूज, एग्जामिनर हर एक चीज को अपनी ढाल, हर एक चीज को अपनी स्वॉर्ड, हर एक चीज को अपना एरो समझता है। बेटा उसको पता है आप लोग पढ़ के आए हो, बेटा उसको भी पता है डॉलर लगा के कोई बेवकूफी होगा जो पढ़ के ना आया होगा। तो पढ़ के बेटा सारे ही आए, मॉक सारे करके आए। तो बेटा अगर सब पास हो जाएंगे तो फिर तो सप्लाई डिमांड का गड़बड़ खत्म, सिस्टम खराब हो जाएगा। सीएम की डिमांड को भी तो अच्छा करना है, तो सबको तो पास वैसे भी नहीं कर सकते बेटा, नहीं कर सकते। क्या करा जाए, लुढ़का सकते नहीं, ये तो अनफेयर हो जाएगा। तो बेटा वो हर एक तरीका लगा देगा आपको लुढ़काने का, वो वोकैबुलरी इंग्लिश लैंग्वेज से खेलना स्टार्ट कर देगा। उसको पता है बेटा कुछ ऐसे कंट्रीज में भी हैं, ऐसे लोग भी हैं जिनकी इंग्लिश जो है वो नेटिव नहीं है। नेटिव भाषा तो नहीं है ना बेटा, आप चाहे चलो कितनी भी अच्छी प्रोफेशनसी रख दो, लेकिन आपकी नेटिव भाषा तो है नहीं ना। आप एक्सेंट कितना भी अच्छा टंग रोल करके बातें कर लो बेटा, वो है लेकिन वो चीज पकड़ी जाती है क्योंकि वो है ही नहीं एक्सेंट। आप लोगों को एक्सेंट है ही नहीं बेटा, नहीं है। ठीक है, तो ये सत्य है बेटा, क्योंकि वो आपकी लैंग्वेज नहीं है। ऐसी बेटा हमारी हिंदी है, उनकी नहीं है, वो कितनी भी कोशिश कर ले, आपने देखा होगा बेटा वो कॉमेडी हो जाता है सिस्टम, है ना। वो चाहे कितनी भी अच्छी हिंदी सीख ले, कितनी भी संस्कृत सीख ले, लेकिन उनकी भाषा, उनकी जुबान पे वो बैठेगा नहीं बेटा। कि हर कंट्री का अपना एक मदर टंग टाइप है ना, नेटिव लैंग्वेज है। तो यहाँ पे भी वही कंसेप्ट है बेटा, वो आपसे यहाँ पे छेड़ेगा, उसको पता है ये कहाँ, अब वो सारी जगह कराएगा, वो आपको फटीग देगा, वो आपको मेंटल प्रेशर देगा, वो आपको स्ट्रेस देगा, वो आपको साइकोलॉजी खेलेगा, एक जगह वो आपको लैंग्वेज से खेलेगा। ये ट्रिक्स है बेटा जो पूरी दुनिया में आपका कहीं भी चले जाओ आपको कोई नहीं बताएगा बेटा, ये आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊंगा ये, और मैं ही सबसे पहला हूं जो आप लोगों को ये मैं बता रहा हूं। इंग्लिश लैंग्वेज से वो आपको खेलेगा बेटा, इसलिए मैंने बोला है इंग्लिश लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट अगर आप सीएमए यूएसए देना चाहते हैं तो। ठीक है, उसको जान मुझ के उसने ये फालतू इंफॉर्मेशन दे रखी बेटा, यही सेम इंफॉर्मेशन अभी हमने यहां पढ़ी, उसने दोबारा से स्वैप रेशियो के अंदर ये इंफॉर्मेशन दे दिया कॉमा के अंदर। बेटा स्टूडेंट्स को ऐसे लगता है 10,000 शेयर इज कन्वर्टेबल टू 3 कॉमन शेयर, तो भूल गए आगे वन यहाँ पे ईच शेयर लिखा था। ये तो ऊपर वाली बातें बता रहा है कि ये जो एक शेयर वाली बातें हो रही है ये कौन सा है, ये वही वाला है जो 10,000 कंपनी ने मार्केट में निकाले, ये उसकी बात कर रहा है। तो बेटा ये कॉमा वालों को आपको इग्नोर करना है, ये जो फालतू बातें लिखी है आपको सीधा पढ़ना है ईच शेयर इज कन्वर्टेबल इनटू 3 कॉमन शेयर। अब मैंने इग्नोर बोल दिया इसका मतलब ये नहीं बेटा आप कभी पढ़ोगे नहीं, बाद में पढ़ना, लेकिन पढ़ना जरूर है, कहीं उसके अंदर कोई इंफॉर्मेशन लिखी हो। तो यहाँ पर रेशियो ये नहीं बेटा, रेशियो है कि 1 प्रेफरेंस शेयर इज कन्वर्टेबल इनटू 3 कॉमन शेयर। मतलब जब आप कन्वर्ट होना चाहोगे कॉमन स्टॉक के अंदर, तो मैं आप लोगों को कॉमन स्टॉक में कन्वर्ट कर दूंगा, लेकिन आपको बोलूंगा सबसे कि पैसे दो। अरे आपको शेयर खरीदना है तो पैसे दो ना मार्केट में। आप बेटा आपको किसी कंपनी का शेयर खरीदना है, क्या करोगे, पैसे देके तो खरीदोगे, लेकिन आपने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं आपको बोलूंगा क्या देगा। आपने कहा मेरे पास प्रेफरेंस शेयर है, मैंने कहा ठीक है चल, हमने एक रेट डिसाइड कर लिया, एक डिसाइड करा था कि भाई साहब एक प्रेफरेंस शेयर अगर तुम मुझे देगा उसके बदले में तुझे 3 कॉमन शेयर दे दूंगा। तो बेटा ये है रेशियो, 1 प्रेफरेंस शेयर इज इक्वल टू 3 कॉमन शेयर, दैट्स द रेशियो। तो बेटा आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। अब बेटा ठीक है, 1 प्रेफरेंस के बदले 3 कॉमन शेयर दिया जाएगा, और मार्केट में अभी कितने प्रेफरेंस शेयर घूम रहे हैं, 10,000 प्रेफरेंस शेयर। अरे मतलब आपको ही मान के चलो आप ही के पास है वो 10,000। अरे आप अभी 10,000 प्रेफरेंस शेयर घूम लेके बैठे हो, अब ये 10,000 कैसे आया, अरे कंपनी के पास 20,000 की परमिशन थी, लेकिन उसमें से 10,000 ही निकाले, 10,000 ही निकाले ना, तो आपके पास अभी 10 प्रेफरेंस शेयर है। लेकिन अब आप बोल रहे हो कि 10,000 प्रेफरेंस शेयर तो ठीक है, मेरे पास 10,000 प्रेफरेंस शेयर है, लेकिन मुझे कॉमन स्टॉक में कन्वर्ट होना है। क्यों कन्वर्ट होना भैया, क्योंकि मुझे इसलिए कन्वर्ट होना है क्योंकि मुझे भी अपनी मार्केट वैल्यू ऑफ मैक्सिमम, मुझे भी मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर बढ़ानी है, मार्केट में ये क्या कहते हैं उसको मैक्सिमाइजेशन करना है, वेल्थ मैक्सिमाइज वगैरह हमें भी करना है, हमें भी डिविडेंड लेना है यार। हम प्रेफरेंस, ये एक तो यार प्रेफरेंस डिविडेंड ले लेके बोर हो गए, इतना पावादन जमाने का बेटा, इन्होंने तो डिविडेंड सेट कर रखा है, फिक्स डिविडेंड सेट कर रखा है, क्यूमुलेटिव है, इकट्ठा करके देता है एक साथ। अब घर की फीस भी देनी है बेटा, बच्चों की फीस देनी है, राशन है, हर चीज है, कैसे करें। तो हमने कहा भैया हमें कॉमन स्टॉक में कन्वर्ट कर दो, एटलीस्ट इनको डिविडेंड तो मिलता है, मोटा डिविडेंड मिलता है, ठीक है, इनका कोई फिक्स का चक्कर भी नहीं है, तो हमको भाई साहब इसमें कन्वर्ट कर दो। मैंने कहा ठीक है, एक प्रेफरेंस दोगे तो उसके बदले 3 कॉमन शेयर दूंगा, तो 10,000 दोगे तो कितना दूंगा, तो ये लो बेटा, ये यूनिटरी मेथड से निकाल लेना या लीनियर रिलेशनशिप से, तो दैट्स कम्स टू बी 30,000 कॉमन शेयर।
ये आ गया बेटा 30,000 कॉमन शेयर्स मैं आप लोगों को दूंगा लाके। मैं आप लोगों को बेटा 30,000 कॉमन शेयर्स दूंगा, क्योंकि मैं आप लोगों को 30,000 कॉमन शेयर्स दूंगा इस रेशियो के हिसाब से। बस बेटा ये इतना ही सिंपल था। आप यहाँ पे कन्वर्ट हो गए, आपने बोला हमको कॉमन शेयर्स में कन्वर्ट कर दो। पहले प्रेफरेंस शेयर थे, मतलब जब आपको पैदा किया गया, जब आपको पहली बार दिया गया, आपका जो एज अ कंपनी में रोल था वो एज अ प्रेफरेंस होल्डर था, लेकिन अब आप कन्वर्ट हो गए कॉमन स्टॉक होल्डर में। लेकिन बात वही बेटा, वही सेम लॉजिक का कॉपी बॉन्ड वाला। बेटा पहले आप क्या थे, अब आप नो डाउट मालिक बन गए। अब आप मालिक बन गए तो आप इनका प्रॉफिट का हिस्सा लोगे। बेटा मालिक बन गए तो अब आप ये जो एग्जिस्टिंग कॉमन होल्डर्स हैं, जो एक्चुअली में कंपनी के शुरू से मालिक रहे हैं, आप तो अभी बने हो ना बेटा रियल मालिक। लेकिन ये जो रियल, बेटा रियल और नकली वर्ड यूज करूंगा। नकली मतलब प्रेफरेंस, असली मतलब कॉमन। बेटा अब पहले तो आप नकली थे ना, प्रेफरेंस वाले थे, अब आप असली बने हो। लेकिन कंपनी के पास ऑलरेडी कुछ असली मालिक भी तो होंगे, कॉमन स्टॉक एग्जिस्टिंग कॉमन होल्डर जो शुरू से कॉमन ही बन के आए हैं, जिन्होंने मार्केट से पैसा देके कॉमन स्टॉक बने। वो कन्वर्टेबल वाले सीन नहीं थे, तो शुरू से कॉमन स्टॉक बने। एट बर्थ ही उनका कॉमन स्टॉक था। तो बेटा अब आप भी रियल मालिक बन गए, आप भी असली कॉमन स्टॉक बन गए, तो आप उनकी टीम को ज्वाइन करोगे। लेकिन बेटा जब आप उनकी टीम को ज्वाइन करोगे तो मतलब आप भी अब वो जो प्रॉफिट का हिस्सा था जो उनको मिल रहा था वो आपको भी मिलेगा, लेकिन वही हाथापाई आ जाएगी। बेटा ये जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है ना, आप जब आओगे तो आप बंदे बढ़ा दोगे, लेकिन खाना तो एज इट इज का एज इट इज है, प्रॉफिट तो एज इट इज का एज इट इज है। ये अपना शेयर अपना सेक्रीफाइस नहीं करेंगे आप लोगों के लिए, और ना ही आपको एंटरटेन करेंगे। तो बेटा आपको भी कुछ साथ में लेके आना पड़ेगा। अब बात यह है कि वो कितना लाना है, अब वो मैं बताता हूं। बेटा मालिक तो अभी आप बने हो तो आपको डिविडेंड भी मिलेगा, ठीक है, लेकिन आपके साथ एक पास्ट भी तो था जो आपका अटैच्ड है। क्या आप पहले प्रेफरेंस होल्डर थे? और बेटा जब प्रेफरेंस होल्डर थे तो आपको डिविडेंड मिला? हाँ सर मिला। नहीं मिला है? क्यों नहीं मिला? बेटा यहां पे ध्यान से पढ़ लो, ये क्यूमुलेटिव वाले हैं। मैं यही टेस्ट कर रहा था, डिविडेंड पेड है नहीं है, क्या लिखा डिविडेंड पेड है? सर आपने तो कहा था अज्यूम कर लेना, वो नॉन क्यूमुलेटिव में बोला था। हाँ अच्छा, हाँ नॉन क्यूमुलेटिव में बोला। तो क्या करें सर, फिर तो यहाँ पे तो मतलब ये क्यूमुलेटिव वाले को तो फिर कुछ मिला ही नहीं होगा, मिला ही नहीं होगा तो सर इसमें कंपनी से लेगी क्या? जैसे बॉन्ड के केस में ब्याज वापस लिया था, इनसे क्या लेंगे? कुछ भी नहीं लेंगे। और अगर कुछ लेंगे नहीं तो फिर ये लेके क्या आएंगे? ये तो गड़बड़ घोटाला हो गया। बेटे मेरी बात सुन ले, बात ध्यान से सुनो। इस नो डाउट डिविडेंड पेड नहीं करा, लेकिन बेटा क्यूमुलेटिव तो क्यूमुलेटिव ही है तो क्यूमुलेटिव। और क्यूमुलेटिव में मैंने आपको बोला था काट के तो रखेंगे ही। बेटा क्यूमुलेटिव में बांटते नहीं है, लेकिन प्रॉफिट में से इनका हिस्सा तो काट के अलग रख लेते हैं। तो बेटा प्रॉफिट में से तो कटेगा ही कटेगा, चाहे क्यूमुलेटिव हो या नॉन क्यूमुलेटिव हो। फर्क ये है, नॉन क्यूमुलेटिव वाले में प्रॉफिट में से कटेगा लेकिन हाथों हाथ बांट देते हैं, क्यूमुलेटिव वाले में भी प्रॉफिट में से कटेगा लेकिन बांटेंगे नहीं, जोड़ के रख लेंगे। तो बेटा दोनों केस में कटेगा तो जरूर प्रॉफिट में से। अब जब प्रॉफिट में से कट गया तो दोबारा बेटा गड़बड़। अब जब प्रॉफिट में से काट दिया ना, लेकिन अब ये जो क्यूमुलेटिव वाले हैं ये तो कॉमन स्टॉक में कन्वर्ट हो गए। अब जब बेटा कॉमन स्टॉक में कन्वर्ट हो गए तो फिर तो ये डिविडेंड खाएंगे, एक्चुअली डिविडेंड खाएंगे। तो इनके नाम का फिर गलत काट दिया हमने, क्योंकि बेटा अब तो गलत काट दिया ना। काट के रखा था वो ठीक था जब तक ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर बने रहते, लेकिन अभी कह रहे नहीं हमको नहीं बनना, हमको कॉमन स्टॉक बनना है। तो बेटा फिर अब इनको रियल डिविडेंड देंगे, और रियल डिविडेंड के लिए तो फिर जो इनके नाम का हमने काटा हुआ है वो गलत काट लिया, तो इनसे वापस ले लेंगे। वापस क्या लेंगे बेटा? जो हमने तिजोरी में रखा था वो निकाल के वापस प्रॉफिट में जोड़ देंगे। सिंपल लॉजिक है, इससे ज्यादा कुछ सिंपल है नहीं बेटा। तो अगली क्लास में बेटा जो इसकी मैं आपको डिटेल कैलकुलेशन बताने वाला हूँ कि कैसे इसकी डिटेल कैलकुलेशन होगी, और ज्यादा लॉजिक से हम इसको थोड़ा कॉन्क्रीट करेंगे। स्टडी मटेरियल की बेटा आप लोगों को अपनी कॉन्टिन्यूस रीडिंग करते रहनी है, रीडिंग करते रहनी है बेटा। अगर आप रीडिंग ही नहीं करेंगे तो सारा काम खराब हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है? ये मैं आपको बार बार हर क्लास में बोलता हूँ ताकि आपके माइंड के अंदर चले जाए, क्योंकि मैंने देखे बेटा स्टूडेंट इतने ढीठ है वो स्टडी मटेरियल पढ़ते ही नहीं है बेटा, पागल हो गए हैं बस अपने मॉक के पीछे और अपने स्टिमुलेटर के पीछे, जो भी है उनका वो। बेटा कुछ हेल्प नहीं करेगा, मैं बता रहा हूं, कुछ हेल्प नहीं करेगा। ऐसे स्टूडेंट से जिन्होंने 10-10 रिवोल्यूशन करे, 10-10 मॉक करे बेटा, यहां तक कि रियल में भी गए हुए हैं वहां पे एक बार देखने, एक दिन पहले। लेकिन बेटा ऐसे विंडो ओपन नहीं हुई है, मजाक नहीं कर रहा, ऐसे विंडो ओपन नहीं हुई उन स्टूडेंट्स की। मुझे बात हुई है ऐसे पर्सन लोगों से, क्या रीजन था? और पता है एक चीज सब में कॉमन थी बेटा, 10 के 10 में उन्हें स्टडी मटेरियल नहीं पढ़ा था बेटा। और अगर जिसने पढ़ा था ना, बस ऐसे पढ़ा था जैसे बेटा वो रोबोट में चिट्ठी रोबोट पढ़ता है, ऐसे स्टडी मटेरियल पढ़ के चले गए थे बेटा पेपर के दिन, ठीक है? तो ऐसे नहीं करना बेटा, आपको स्टडी मटेरियल ऐसे पढ़ना है कि अब आपको सिर्फ इसी से पढ़ना है, अब आपके पास और कोई सोर्स ही नहीं है पढ़ाई का, ऐसे स्टडी मटेरियल पढ़ना है। समझ रहे बेटा? स्टडी मटेरियल ऐसे नहीं कि बस हाँ रीडिंग कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे कोई क्लास में खड़े होकर टीचर ने बोलते हैं रीडिंग करो, ऐसे नहीं करनी बेटा। रीडिंग रीडिंग करनी हो तो फिर तो बेटा जाके कुछ न्यूज़पेपर पढ़ लो फिर तो जाके।
ऐसे पढ़ना है स्टडी मटेरियल की। सोचो सैम सा है ही नहीं, सैम सा की क्लासेस है ही नहीं यूट्यूब पे, कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है दुनिया में। आपको सीएमए यूएसए करना है, बस अकेले हो आप और आपकी किताब, अब इसी से पढ़ना है जो पढ़ना है। तो आप पूरी जान लगा दोगे उसको पढ़ने में, इसको समझने में कि यार क्या लिखा है। ऐसे पढ़ना है स्टडी मटेरियल, तब जाके बेटा स्टडी मटेरियल पढ़ने से मेरा मतलब ये है, पढ़ने का मतलब शाब्दिक अर्थ नहीं है कि बस इसको पढ़ लिया चले गए। ऐसे तो बेटा फिर सारे पढ़ते हैं, ऐसे तो फिर सारे पढ़ते हैं, उनकी भी ऐसे विंडो ओपन नहीं होती। पढ़ना ऐसे है कि बस अब एक वही सोर्स है, एकमात्र वही सोर्स है सीएमयू से क्लियर कराने का, समझ में आने का बस। हालांकि आपको वो दुनिया भर के मटेरियल आप सब चीजों से समझ रहे हो, लेकिन जब आप पढ़ोगे तो आपको पढ़ना है कि मेरे पास कुछ और है ही नहीं, बस एक यही किताब है जिससे मुझे सीएमयू से क्लियर करना है, इसी से समझ में आएगा कंसेप्ट। ऐसे पढ़ना है, ये है मेरा मतलब जब भी मैं आप लोगों को रोज बोलता हूँ स्टडी मटेरियल पढ़ने की। तो बेटा इसमें आप समझ पा रहे हो ना कितना आपका टाइम खर्च हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा आसान थोड़ी ना बेटा, आप लोग क्या आसान समझ रहे हो बेटा, है इतना आसान है नहीं। ठीक है, चलिए, लेकिन अगर कर लिया तो बहुत आसान है। ठीक है, चलिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक करिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।